नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बलराम संदेश की साल 2022 की ये दूसरी वेबिनार जो अभी तक की पूरी श्रृंखला में 70वीं वेबिनार है। और इसमें मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ आपका होस्ट आज की श्रृंखला के लिए। आज हमारे बीच जो वक्ता हैं श्री शिव कुमार जी हैं, ये एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस से, और आज का जो मुख्य विषय है वो है रबी फसलों में पोषण प्रबंधन। तो आज की श्रृंखला में हम पहले आमंत्रित करते हैं हमारे बीच आदरणीय श्री प्रणव व्यास सर, रिटायर्ड आपके सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर मध्य प्रदेश सरकार में, और आप जो है बलराम परिचय के एक संक्षिप्त परिचय के लिए सर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री प्रणव व्यास। धन्यवाद डॉक्टर शुभम। बलराम संदेश एक किसानों के लिए, किसानों के द्वारा वैज्ञानिकों के सहयोग से गठित किया गया एक समूह है, जिसका गठन 2015 में डॉक्टर देवेंद्र प्यासी, जो कि वैज्ञानिक हैं, सागर में तिलहन परियोजना के अंदर अलसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस सोच के साथ में इसका गठन किया था कि किसानों को दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, डिजिटल मीडिया से किसानों तक उपलब्ध करा सकें। इस समूह का जो मुख्य कार्य चालू हुआ वो कोविड के टाइम पे चालू हुआ, क्योंकि उस समय किसानों को जो कृषि कार्य प्रतिदिन कर रहे थे उसमें जो भी समस्या आ रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना हम एक वेबिनार की श्रृंखला चला के फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों को जोड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और उसी श्रृंखला में आज ये हमारा 70वां वेबिनार है। आप सभी को मैं इस वेबिनार में जो उपस्थित हुए हैं सभी का स्वागत करता हूं, और मुख्य वक्ता के परिचय के लिए डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ को आमंत्रित करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शिव कुमार जी जो है इन्होंने हॉर्टिकल्चर साइंस से एमएससी की है 2003 में लखावटी कॉलेज जनपद बुलंदशहर से। और आपकी जो शुरुआत रही थी वो गैर सरकारी संस्था में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट से हुई, और उसके बाद मेरठ में कई सारी एनजीओ में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने के अलावा आपने जो है मेडिसिनल क्रॉप पे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और सिट्रोनीला लेमन ग्रास ऐसी जैसी विकल्पों को भी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपने प्राइवेट कंपनी जैसे कि मल्टीप्लेक्स, गो ऑर्गेनिक, देसाई फ्रूट एंड वेजिटेबल और इंटरनेशनल पेनियक्का लिमिटेड जैसी कंपनीज में जैविक आदानों के और प्रचार के अलावा जो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम आदि जगहों पर भी अपनी जो है सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही आपने हमेशा ये प्रयास किया है कि भारत में जैविक खेती की पद्धतियां बढ़ें, और खासतौर पे उद्यानिकी के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। वर्तमान में आप जो है मेरठ में मृदा सर्वेक्षण ऑफिस में टेक्निकल पोस्ट पे कार्यरत हैं, और मेरठ या आसपास के काफी सारे किसानों और बल्कि देश के काफी सारे किसानों से आप हमेशा जो है एक प्रचार अपना जो है सानिध्य बनाए रखते हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है बदलाव के नाम से, जिसपे आप विशेषकर खेती संबंधी, योग संबंधी और जीवन शैली को अच्छी रखने संबंधी जो है यूट्यूब की वीडियो लगातार अपने प्रचार, अपने ज्ञान को जो है वो निःशुल्क सेवा जो है देते रहते हैं। हम में से बल्कि मैं स्वयं भी हमेशा ही आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने सानिध्य में रखा, और मेरी जो जैविक खेती की शुरुआत हुई, टेक्निकल हम जहाँ भी फंसते हैं वहाँ पे आपने हमेशा हमें आशीर्वाद बनाए रखा है। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने बीच में आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता श्री शिव कुमार जी को, जो आज की जो है टेक्निकल स्लाइड को प्रेजेंटेशन करेंगे। हम आपके बीच उपस्थित हैं, एक बार फिर से दोहरा दूं, 70वीं वेबिनार है बलराम संदेश की, जिसमें हम रबी फसलों में पोषण प्रबंधन के बारे में आज मुख्य लेक्चर सुनेंगे।
श्री शिव कुमार जी से, जो हॉर्टिकल्चर के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। इस बीच में आपके माइक बंद रखे गए हैं। फेसबुक लाइव से जो लोग सुन सकते हैं वो वहां पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जूम की इस डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए किसानों को भी आमंत्रण है, वो आपके जो भी सवाल हो आपके नाम परिचय के साथ चैट बॉक्स में लिखें। हम हमेशा उसे नोट कर रहे हैं, और इनकी प्रेजेंटेशन के बाद आपको भी ये मौका मिलेगा, और जो भी सवाल जो वक्ता जो किसान नहीं उपलब्ध होंगे वो सवाल पूरी एक टीम जो है बलवंत संदेश की वो आपकी रखें। धन्यवाद। हमेशा आप सभी जुड़े रहें। आदरणीय श्री शिव कुमार सर। जी, बहुत बहुत डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी। और शुभम कुलश्रेष्ठ जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और हमारे साथी हैं, अनुज भी हैं। और जहाँ तक अब रायसेन में शुभम जी हेड ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे बारे में बताया इतना नहीं है, तो ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जीवन कुछ काम आए, और लोगों तक जो आज की समस्या है, खेती में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनका निदान हो। शुभम जी, मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आप प्रेजेंटेशन को उस व्यू में कर दें जो फुल चार्ट है। अभी फुल दिखाई नहीं दे रहा? फुल नहीं है सर, F5 दबा दें आप तो कंप्लीट हो जाएगा। किया हुआ तो है, मेरी स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है। एक मिनट, क्या और किसी को फुल व्यू दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा है क्या शुभम जी? नहीं सर, ये प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है अभी। प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है। आप एक बार दोबारा शेयर करें प्लीज सर इसको। अब देखना, अब आया? मुझे तो दिखाई दे रहा है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, मगर वो जो प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है। F5 दबाए। F5 दबा लिया मैंने, F5 फिर वो वहां चला जाता है। कोई बात नहीं सर, आप प्रेजेंटेशन अपना टेक्निकल व्यू से हम लोग देख पाएंगे। हम कोई भी वक्त जो भी किसान चाहे इस स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। आपकी दोनों उंगलियों से इस स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप कंटिन्यू रखें प्लीज सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं हमारे जितने भी मीटिंग में बड़े हैं, हमारे मेंटर हैं, मैं सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसान हैं, छात्र हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम और स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो पोषक तत्व प्रबंधन है रबी की फसलों में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत ही अहम पार्ट है खेती का, जिसमें काफ़ी सारे किसान जो हैं वो अनभिज्ञता में आवश्यकता से अधिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में उनके जो हानिकारक प्रभाव हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो तत्वों की कमी है वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि किसान जो हैं वो पड़ोस के हिसाब से, या लगता है कि भाई जिसने किसी दूसरे ने जितना डाला है उस हिसाब से वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो एक तरीका ठीक नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप अपनी मिट्टी की जाँच करा लीजिए, और जाँच करने के बाद जो भी तत्वों की कमी लगती है, उन तत्वों के आधार पे, उस रिपोर्ट के आधार पे उन तत्वों का चयन करें, और उसमें भी ये देखें कि कौन ऐसा तत्व है, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं कि जो हमारी फसल के लिए, हमारी ज़मीन के लिए अच्छा हो सकता है। देखा-देखी हम तत्वों का चयन ना करें, क्योंकि इससे आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ने के साथ-साथ जो वो फसल की जो आवश्यकता है, वो भी पूरी नहीं हो पाती है। इस बात का किसानों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ फसलें हैं, जैसे गेहूँ है, इनका मैंने कुछ न्यूट्रिएंट्स जो आवश्यकता है वो लिखा है। ये एक रैंडमली लिखा है अपनी स्लाइड में। बाकी तो आज मैं इसको अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का सिस्टम रखेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा करेंगे, क्योंकि
बहुत सारे किसानों की समस्याएं रहती हैं कि वो उन समस्याओं को जो है उनके मन में रहें, तो उसका निदान भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट शो करता है कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व वैसे तो 21 तत्व हैं जो चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें अब आवश्यक जो हैं वो 17 हैं। 17 बहुत जरूरी हैं। तो आप जो देख रहे हैं इसमें ये शो करता है, ये चार्ट जो है, कि कौन सा तत्व कहाँ उसकी डेफिशिएंसी होती है। इसका इसमें एक मिनट प्रश्न, हाँ आ गई, शॉर्ट में तो आ रही है, बड़े में नहीं आ रही है। हाँ जी, चलिए, तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट शो करता है, देखो इससे बड़े में हो जाए तो, जैसे आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की नई पत्तियां हैं वहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी शो करता है, और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये आयरन की डेफिशिएंसी शो करता है, और राइट साइड में बोरोन, यानी कि जो न्यूली जो मतलब नई पत्तियां हैं उनमें कैल्शियम, आयरन और बोरोन की जो डेफिशिएंसी है उसकी कमी दिखाई देती है। और मैग्नीज, सल्फर और कॉपर जो है वो मिडिल, इसके साथ मैग्नीशियम और जिंक और फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन ये निचले वाली पत्तियों में शो करता है। ये नीचे से, मिडिल से थोड़ा सा नीचे, यानी कि दूसरी तीसरी पत्ती में भी ये शो करेगा। नाइट्रोजन में देखने को मिलता है कि पत्ती पीली हो गई है और किनारे से सूखने लगती हैं और फिर पूरी पत्ती सूख जाती है। फास्फोरस में बैंगनी रंग की पत्ती हो जाती है, और जो पोटास है, पोटास में साइड से जलन टाइप की होती है, बर्निंग टाइप का शो करता है, और उसके बाद फिर पूरी पत्ती धीरे धीरे बर्निंग टाइप की हो जाती है। तो तीनों जो मेजर तत्व हैं वो निचली वाली पत्तियों में शो करता है, और बाकी जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं बाकी तत्व भी शो करते हैं। तो ये हम जांच सकते हैं कि ये जो प्लांट का चार्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है। बाकी जो सूक्ष्म तत्व है, मेजर तत्वों को यदि छोड़ दिया जाए, तो सूक्ष्म तत्व जो हैं वो आपकी सॉइल में पौधे को इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, वो कम ही चाहिए होते हैं। वो अगर आप प्रॉपर तरीके से, आपकी मिट्टी ठीक है और आप जो जमीन को चाहिए होता है वो सब एक्टिविटी ठीक से कर रहे हैं, तो फिर उन तत्वों को अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जो हर फसल के हिसाब से अलग अलग चाहिए होते हैं। जैसे धान में जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है, उसमें जिंक चाहिए होता है। गोभी की यदि हम बात करें तो उसमें ब्राउनिंग और विप्टाइल की समस्या आती है, नाइट्रोजन की भी कमी आती है, तो उनमें तीनों तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरसों की यदि हम बात करें या सुगंधित जो फसलें हैं उनकी हम बात करें तो सल्फर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। लेग्यूम्स क्रॉप हैं, तो लेग्यूम्स क्रॉप यानी दलहनी फसल जो है, दलहनी फसल में मैग्नीशियम और सल्फर दोनों की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वो नोडुलस जो गांठें बनती हैं जमीन के अंदर, उनको बनाने का भी, उनको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो ये आप बाद में देख सकते हैं चार्ट में। ये एक क्लासिफिकेशन है जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, कि पौधा 100% जो है बना होता है इन तत्वों से, लेकिन इनका कितना कितना रोल होता है, कितनी कितनी मात्रा में ये पौधे को, फसल को चाहिए होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं CHO और Cl, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, ये पौधे का लगभग 96 से 98% जो भाग है वो तैयार कर देते हैं। यानी कि पौधा 96 से 98% तक इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है, और ये ईश्वर ने, प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। कार्बन आपको जो है जितना भी बायोमास है वहां से मिलता है, और आपको जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वहां से भी आपको कार्बन मिलता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है आपको पानी से मिलता है, और जो ऑक्सीजन है वो पानी के साथ साथ आपको जो है वातावरण से भी मिलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि जो गैसों का अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि 79 समथिंग जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और 20.1% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन, नियान और बाकी जो गैसेज हैं वो सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये आपका, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। उसके बाद फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसमें कि किसान का सबसे ज्यादा खर्च होता है।
या कह सकते हैं कि इनकी सबसे ज्यादा पौधे को जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कमी के लक्षण आपको बताए, नाइट्रोजन पौधे का मॉर्फोलॉजी तैयार करता है, पौधे का शेप एंड साइज तैयार करता है, एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है, और जो ग्रीननेस है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होती है। फास्फोरस जो है वो जड़ों का विकास के साथ साथ में जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग बनती है होती है किसी भी पौधे में, चाहे वो फ्रूटिंग क्रॉप है, चाहे वो नॉर्मल क्रॉप है या लेग्यूम्स क्रॉप में, सब में फास्फोरस उस समय भी आवश्यकता होती है। रूट डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो है जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग बनती है उस समय भी इसकी आवश्यकता होती है। और पोटास का बहुत मेजर काम है जिसका कि बहुत सारे किसान इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ पोटास जो है हमारी सॉइल के अंदर वो बहुत बड़ी मात्रा में है। जहां तक मैंने मैदानी फसलों का जो सॉइल का स्टेटस देखा है वो सब उसमें पोटास 300 से लेकर के मतलब 200 से लेकर के 300-400 तक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि ये हमको अगर हम बात करें पर हेक्टेयर के हिसाब से तो लगभग 280 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है। तो वो जमीन में पड़ी तो है लेकिन अवेलेबल अवस्था में नहीं है। ऐसे ही फास्फोरस भी कहीं कहीं पर जहां आलू या दूसरी ऐसी फसल जो जड़ वाली फसलें हैं उनको लगाया जाता है वहां पर फास्फोरस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फास्फोरस भी फिक्स हो जाती है, ये भी जमीन में ऐसे रूप में पड़ी रहती है जिस रूप में पौधे को नहीं चाहिए होती है। मतलब उसको भी उपलब्ध कराने के लिए एसिड्स चाहिए होते हैं जो माइक्रोबियल काउंट से आएंगे, यानी कि जमीन के अंदर जितना भी जीवांश कार्बन ज्यादा होगा तो उसमें माइक्रोब्स होंगे तो ये सारे तत्व जो है आपकी फसल को मिलेंगे। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। कैल्शियम जो है बहुत अच्छा तत्व है जो कि सेल डिवीजन करता है। इसके अलावा जितना भी आपने जहर डाला हुआ है या किसी भी तरह का आपने ऐसा कोई पॉइजन डाला है, रसायन डाला है जो साइड इफेक्ट करता है तो उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। इसके अलावा सॉइल को भी ठीक करता है और न्यू जनरेशन मतलब नई पत्तियों को पैदा करने में ये बहुत ज्यादा मतलब सेल डिवीजन बहुत तेजी के साथ करता है। अगर कोई साइड इफेक्ट ऐसा जैसे कभी कभी 2,4-D वगैरह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर आपने कैल्शियम का इस्तेमाल किया है तो वो बहुत जल्दी से रिकवर होता है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाते हैं। मैग्नीशियम ये भी बहुत अच्छा तत्व है जो कि खास तौर से दलहनी फसलों में और सभी फसलों में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम ये आपने देखा होगा पत्तियों में कभी-कभी शिराएँ तो दिखती हैं ग्रीन, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो आपका हरा नहीं दिखाई देता, वो येलोनेस पे आ जाता है। मैंगनीज़ और मैग्नीशियम दोनों समथिंग एक जैसे ही लक्षण शो करते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भाग लेता है और इसके साथ-साथ जो लेग्यूम्स क्रॉप हैं उसमें जड़ में जो गांठें बनती हैं उनको बनाने में भी मदद करता है। तो ये भी बहुत आवश्यक तत्व है। सल्फर सल्फर अपने आप में ये ऑर्गेनिक जो लोग कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फर को, लेकिन फर्टिलाइजर ग्रेड का। वो जो सल्फर है ये अपने आप में मकड़ीनाशक है, फंगस को भी कंट्रोल करता है, सॉइल का पीएच डिसबैलेंस है उसको ठीक करता है और सॉइल की रिक्लेमेशन करता है। कह सकते हैं कि उसको नयापन लाने में मदद करता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये मैंने बताया था इसका पार्ट की यदि हम बात करें तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है ये 1.5% 1 से 1.5% तक भाग बनाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये आधा % और बाकी जो बचता है आधा % उसमें सूक्ष्म तत्व आते हैं जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और बाकी जो तत्व हैं कुल मिला के जब 17 होते हैं, निकेल भी इसमें आ गया है। तो ऐसे करके ये पूरा पार्ट रोल अदा करते हैं अपने पौधे को या फसल को निर्माण करने में। लेकिन हम एक-एक तत्व का कैसे जाँचें कि कौन से तत्व की कमी है? अब या तो हम इतने एक्सपर्ट हों कि हम देखें कि फसल में पत्तियों पे किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब हम पता लगा सकते हैं। या अगर सही तरीके से आपकी मिट्टी की जाँच हुई है, तो भी हम पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा ये देखते हैं कि हम कौन-सी फसल लगा रहे हैं आगे, उसके हिसाब से हम उसमें उन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आगे बात करते हैं कि कैसे इनको देखेंगे। तो जैसे गेहूँ की फसल, अब इन फसलों का मैं थोड़ा-थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। गेहूँ की फसल को ये सब चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसमें जिंक की भी आवश्यकता होती है। अब जिंक की यदि हम बात करें, तो जिंक एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी सभी जगह है। अधिकतर ज़मीनों में जिंक की कमी है और ये कई फॉर्म में आता है। आप इसको जिंक सल्फेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 8 किलो जो मोनोहाइड्रेट है वो प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं।
जो अगर हम स्प्रे करें तो स्प्रे में 0.5% का जो है चूने के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि जिंक की बात है, जहाँ तक आपने देखा होगा जिंक सल्फेट, अभी मैं आगे बात करूंगा जब पीएच का चार्ट हम देखेंगे। पीएच के चार्ट में जो जिंक है वो 5.5 से लेकर 7 पीएच तक मिलता है, और सल्फर जो है ये हाई पीएच तक भी मिलता है। तो जिंक के साथ में जितने भी जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन सब के साथ सल्फर लगा होता है, और ये सारे तत्व जो है 7 पीएच पर ही स्टॉप हो जाते हैं, इसके बाद नहीं मिलते हैं। ये 5.5 से नीचे जब आप जाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में जब आप इनका सॉइल में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है जमीन में जाके फिक्स हो जाते हैं, ये मिलते नहीं है, केवल सल्फर ही मिल पाता है क्योंकि वो हाई पीएच पे है। अब इसीलिए पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है जहाँ पे पीएच ज्यादा है तो आप जिंक सल्फेट ना डालें, जिंक ईडीटी फॉर्म में लाएं, या फिर जो है जो देसी फॉर्मुलेशंस हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मतलब जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनके लिए जो ये सूक्ष्म तत्व हैं वो कैसे देंगे, तो वो बहुत सारे देसी फॉर्मुलेशंस हैं, उनके जरिए हम को दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेजरमेंट करें प्रॉपर तरीके से। तो जिंक ईडीटी फॉर्म में मार्केट में बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ईडीटी का मतलब है इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी कि ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो पत्तियों में सीधे जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा के जरिए सीधे पौधे को मिल जाता है, और जितना इवन कभी कभी अपने पौधा अपने आप में स्टोर भी कर लेता है। अगर वो कुछ एक्सेस मात्रा में चला गया है तो उसको स्टोर कर लेता है, और जब पौधे को जरूरत होती है तो वो इस्तेमाल कर लेता है। तो मैक्सिमम आप जो है जिंक ईडीटीए फॉर्म में, या जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं और भी बाकी, वो भी सब ईडीटीए फॉर्म में आते हैं। और बल्कि एरिज ने तो एच ईडीटीए फॉर्म मतलब और भी एक कदम आगे बढ़ के उसको तैयार कर लिया है, जो बिल्कुल भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये वाटर सोल्यूबल है, ये कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल है। इनका इस्तेमाल करेंगे, सस्ते भी पड़ते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ते, ये 800-1000 रुपए किलो आ जाते हैं, और आधा ग्राम पर लीटर की डोज है। आप 100 लीटर भी लगा रहे हैं, 100 लीटर पानी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, तो अभी आप लगा लीजिए कितना लगना है। मुश्किल से 100, 150, 200 रुपए में आपका काम चल जाना है, और प्रॉपर आपकी फसल को मिलेगा ये। ऐसे ही गेहूं की फसल को मैग्नीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैग्नीज गेहूं में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है उसको। उसकी जो चयापचयी क्रिया है, जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसके अंदर, पौधे के अंदर, उसमें मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो वो भी आप आधे % का जो है सल्फेट के रूप में कर सकते हैं, या फिर ईडीटी फॉर्म में भी आप आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं की यदि हम बात करें तो गेहूं में ये 5-6 ऐसी क्रिटिकल स्टेज होती हैं जिसमें इरिगेशन का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दिया जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पहली इरिगेशन है वो 20 से 25 दिन पर बहुत जरूरी है। ये क्राउन रूट बनता है उस समय, और क्राउन रूट इनिशिएशन में यदि आप पानी दे रहे हैं तो उसका आगे वो टिल्लिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद सेकंड जो है वो 40 से 45 दिन पे टिल्लिंग स्टेज बोलते हैं इसको। शुरू तो तभी से हो जाता है 20-25 दिन के बाद से, और 45 से 55 दिन तक ये टिल्लिंग अवस्था चलती है। तीसरी सिंचाई 65 से 70 दिन पे, और ये आप देख रहे हैं कि छठी सिंचाई जो है 120 से 125 दिन पे। यदि मान लीजिए कहीं पर ऐसी कंडीशन है कि पानी नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, तो आपके पास 2 सिंचाई है, तो आप ये देख रहे हैं जो रेड में दिखाई दे रहा है, पहली तब दे दीजिए, और दूसरी 4th इरिगेशन 90 से 95 फ्लावरिंग स्टेज पे दे दीजिए। यदि 3 सिंचाई आपके पास है तो पहली तो जरूर देनी है मस्ट, और दूसरी 3rd पे दे दीजिए 65 से 70 दिन पे, और 5th पे 105 से 110 दिन पे मिल्किंग स्टेज पे दे दीजिए। तो आपको जो है गेहूं आपको प्रॉपर तरीके से, यदि पानी की ऐसी दिक्कत है तो आप पैदावार जो है वो कम नहीं होने की है। जौ की फसल में है उसमें भी जिंक की आवश्यकता होती है। चना और काबुली चना, जो भी ये लेग्यूम्स क्रॉप जो आपकी रबी में लगती हैं, उनमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि इसमें राइजोबियम अलग अलग स्पेसीज होती है सभी के अंदर, चने में अलग होती है, मटर में अलग होती है, मसर में अलग होती है, और जितनी भी लेग्यूम्स क्रॉप हैं सब में अलग होती है। तो वो जो स्पेसीज हैं वो ऑलरेडी 25 से 35 दिन पे अपने आप जमीन के अंदर जन्म लेती हैं। उसमें मैग्नीशियम और सल्फर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि आपके सॉइल में मैग्नीशियम सल्फर की कमी नहीं है तो नोडुलेशन बहुत अच्छा होता है। अगर कम है, या रेतीली मिट्टी है, या जमीन की कंडीशन ठीक नहीं है, या जीवांश कार्बन कम है, तो आप जो है इसमें राइजोबियम टी का मार्केट में आता है, उसको भी आप उपचारित कर लें बीज को। सॉइल में तो डालने से कोई फायदा नहीं होगा। उपचारित कर लें, सीड ट्रीटमेंट कर लें, तो उससे आपका जो नोडुलेशन है वो प्रोसेस वो ठीक से चलेगा। फास्फोरस इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, पोटास की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पोटास वाला अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप बैक्टीरिया वाला पोटास वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिंक की इसमें भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीशियम और सल्फर की इसमें भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि जो लेग्यूम्स क्रॉप है इनमें बहुत आवश्यकता है। ये फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं और साथ में नोडुलेशन के साथ जो अंदरूनी ताकत है पौधे को वो भी देते हैं। अलसी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की ये कंडीशन है जो आप देख रहे हैं 60 से 80 के, उसमें भी जिंक की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऑयली क्रॉप है तो ऑयल क्रॉप में जितनी भी ऑयल क्रॉप हैं या फ्रेग्रेंस वाली फसल है, जैसे प्याज है, लहसुन है, इस तरह की सौंफ है, धनिया है, इनमें सल्फर बहुत जरूरी डालना चाहिए। 3 किलो पर एकड़, 3 से 5 किलो मार्केट में आराम से मिल जाता है। या फिर आप जो है गंधक मार्केट में है रॉ फॉर्म में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप जरूर इसमें इस्तेमाल करें। तो जो पौधे की जो चयापचय वाली क्रिया हैं, जो अंदरूनी क्रियाएं होती हैं जिसमें आवश्यकता होती है इन सब चीजों की, वो कंप्लीटली पौधा उसको कर लेता है और पैदावार पे फर्क पड़ेगा उसका। और साथ में जो उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो कंपोजिशन है, चाहे जैसे अलसी है तो तेल का परसेंटेज जो है वो अच्छा रहेगा। उसमें जो ऐसे तत्व हैं जो जिसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, उन तत्वों की कमी नहीं होगी। वो भी प्रॉपर कह सकते हैं कि फसल जो है वो कुपोषण का शिकार नहीं होगी। वो पोषण लेकर के और अपनी जो क्रिया है या अपनी जो पैदावार है वो प्रॉपर तरीके से देगी। सरसों में भी ऐसे ही सल्फर का इस्तेमाल करते हैं और प्याज में भी सल्फर का इस्तेमाल करना है। लहसुन में भी सल्फर के साथ जिंक का इस्तेमाल करना है। और मुझे आदेश हुआ था, जो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर प्यासी सर, उन्होंने कहा था कि हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अ, हम कोशिश करें कि किसान को सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, यानी कि उसका खर्चा बचाएं। किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, तो उस पे फोकस रहना चाहिए हमारा। तो मैं इसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ। शुभम जी, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसमें जो हाँ चीप मतलब जो सस्ता है और इजी इनपुट है, जो किसानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किसान का बहुत बढ़ रहा है, उसको कम करना हमारी ही जिम्मेवारी है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर हम देखिए, आपने सुना होगा जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग आजकल बहुत चलन है। और इससे जो हम लोग प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं, आज हर गाँव में कोई ना कोई आपको जैविक किसान या नेचुरल फार्मर, गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग करने वाला किसान मिल जाएगा। क्योंकि सब लोग अवेयर हैं, वो जानते हैं कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो हमारे शरीर को नुकसान कर रही हैं, या कह सकते हैं कि स्लो पॉइजन हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारा दायित्व बनता है कि हम एज ए किसान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खेती नहीं है, तो यदि हम अपने लिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान अपने लिए भी नहीं पैदा करते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप कम से कम दूसरों के लिए, ना तो अपने लिए, तो सभी किसानों को ये काम करना चाहिए कि वो अपने घर में अगर जगह है तो अपना किचन गार्डन बनाए, और जितनी भी खेती आपके पास मौजूद है उसमें आप 2, 4, 5 बीघा जो है, या 1 एकड़, 2 एकड़ जो है, आप अपने खाने के लिए जरूर उसमें करें, और वो प्योर तरीके से होनी चाहिए। शुरू में आप कैसा कर सकते हैं कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो थोड़ी थोड़ी जमीन को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। सॉयल में, मिट्टी के अंदर आप वही चीजें दें जो जमीन के, जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है, जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो मैं भी बताने वाला हूँ। और ऊपर से ईडीटीए फॉर्म में वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स के रूप में दें। और जो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कीट हैं, बीमारी हैं, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक आजकल आ चुकी हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं थोड़ा सा बस उसको बता देता हूँ। कीट को कंट्रोल करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है पीले रंग का, नीले रंग का ट्रैप, गुलाबी रंग का ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी शकिंग पेस्ट हैं, कैटरपिलर्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी आती है तो गौमूत्र, देसी गाय का जो गौमूत्र है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है, मैं भी बताऊंगा, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, और ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं। साइड में आप गेंदा लगाइए, एलोवेरा लगाइए, और सूरजमुखी लगाइए। तो इन पे क्या है कि जो मैन क्रॉप है वो बची रहेगी, और जो सूंडी या दूसरे कीट आते हैं वो इन पे अटैक करेंगे। और गेंदा यदि अगर अच्छा रेट मिल जाता है मार्केट में, कभी कभी मैं देखता हूँ कि 200 से 500 या 1000 रुपए किलो तक भी गेंदा चला जाता है, तो अगर बच रहा है तो आप वहां बेच दीजिए। दोनों फायदे आपको हो रहे हैं। तो आप ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप बीमारी और कीट से निजात पा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान ये काम करते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये करना पड़ेगा, मेहनत का काम। आज किसान जो है परावलंबी होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप अपने लिए खेती कर रहे हैं, क्योंकि आप खेती को नहीं बचा पाए तो आने वाले संतति को भी नहीं बचा पाएंगे। खेती किसान जो करते हैं
उनका दायित्व बनता है कि हम देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो पूरे जीवन में वो उनको सोचना चाहिए कि हमने लौटाया क्या? हमने ले तो लिया अपने आप को यहाँ बुला करके, हमने जो साँस ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, वो सब हम कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या। इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, सोचने की ताकत है। लेकिन वो बुद्धि और सोचने की ताकत वो भौतिकता में और दूसरी चीज़ों में लगा देता है। उसको शॉर्टकट चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि मेरी अपनी दायित्व और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? खेती के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है? अपने शरीर के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है? और जो हम भोजन लेते हैं उसके प्रति हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? वो सब हम भूल जाते हैं। और आज तो ऐसा चलन हो गया कि मोबाइल और सब दूसरी चीज़ों में हम लोग इतने लिप्त हो गए हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो वापस हमको वो उन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। तो बात करते हैं कि ये क्या-क्या इनपुट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि जो हाइब्रिड या विदेशी गाय हैं, उनको अपने जीवन से बाहर करें, जितना भी हो सकता है। और या फिर उनमें नस्ल सुधार करके उनको प्योर बनाने का प्रयास करें। जहाँ भी जैसी गाय आपके क्लाइमेट के हिसाब से जो सूट करती है, वही गाय पालें। क्योंकि मैंने देखा है कि गिर गाय में यदि सोना है, तो वो कोई भी पालने को तैयार हो जाता है। ठीक है, गिर गाय गुजरात की है, तो वो गुजरात में ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाएगी और वहाँ प्रॉपर दूध भी दे पाएगी और वो क्वालिटी उसके दूध में भी रहेगी, जो होनी चाहिए। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपकी अपनी क्लाइमेट के हिसाब से आप अपनी देशी गाय को पालें। और देशी गाय है तो सब कुछ हो सकता है। उसमें आप जीवामृत है, घन जीवामृत है, उसके गौमूत्र से आप बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं, बायो फंजीसाइड बना सकते हैं और साथ में आप जो है इससे ग्रोथ प्रमोटर भी बना सकते हैं। तो देसी गाय जिन लोगों के पास नहीं है, अपने खाने के लिए खेती करना चाहते हैं, क्योंकि देसी गाय के कई सारे बेनिफिट हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा आगे, होमो फार्मिंग उस पे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। देसी गाय के बिना वो नहीं हो सकती है। तो होमो फार्मिंग बहुत अच्छी टेक्निक है। देसी गाय यदि है तो आपका खेती करने का जो उद्देश्य है, वो लगभग 80-90% पूरा हो जाता है। तो इस पे सबको सोचने का ज़रूरत है। आजकल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा जो गौ आधारित सुभाष पालेकर जी वाली खेती है और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गौ आधारित ही करें, लेकिन केमिकल छोड़ करके अगर गौ आधारित भी नहीं करना चाहते, तो कम से कम दूसरी चीज़ों को साथ में लेके चलें। उस केमिकल से तो बेहतर हो जाएँगे आप, जो प्योर केमिकल लगा रहे हैं। तो उस चीज़ का हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो देसी गाय एक तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, अगर वो है तो आप अपनी फार्मिंग को आसान कर सकते हैं। दूसरा, जब तक देसी गाय नहीं है, तब तक आप वेस्ट डिकम्पोज़र या पूसा कैप्सूल वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑलरेडी ऑनलाइन भी मिलता है और आप एनसीएफ से मँगा सकते हैं और पूसा कैप्सूल पूसा से भी मँगा सकते हैं। इसका बनाने का तरीका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो सब आपको मालूम है, नहीं तो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी बास, ये बहुत अच्छा खाद है। आज आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको एज़ ए बिज़नेस के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। मतलब बिज़नेस के रूप में इसका अ, व्यवसायीकरण कर दिया है। आप यूट्यूब पे जाएँगे तो हज़ारों वीडियोज़ आपको ऐसे मिल जाएँगे, जो लोग प्रॉपर तरीके से भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने फेमस हो गए हैं और बहुत अच्छी मात्रा में वो बेच पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेच पाएँ, केवल आप अपने इस्तेमाल के लिए 1, 2, 4 पैड से शुरू करें और बहुत आसान है इसको बनाना। वो मैं पहले भी पीपीटी में बता चुका हूँ। 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है, बस केवल पानी का ध्यान रखना होता है इसमें और छाँव इसको चाहिए होती है। प्रॉपर यदि आप पानी डाल रहे हैं और छाँव आपने किया हुआ है, टाट की बोरी से ढका हुआ है, तो वर्मीवाश और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही सही तरीके से मिल जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप खरीदेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका बढ़ेगा। इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि आप स्वयं बनाइए। आप 1 या 2 या 4 बैच से शुरू करें और इसको बना के आप अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो इसमें एक केंचुए में इसमें कैल्केरियस ग्लैंड होती है, जो 23% तक कैल्शियम को प्रोड्यूस करती है। तो कैल्शियम के साथ-साथ बाकी जितने भी सूक्ष्म जो भी तत्व हैं, जो मैंने अभी ज़िक्र किया, वो सब इससे मिल जाते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर है, अगर आपके पास ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्या सिंपल वही आप पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, तो सड़क के किनारे आपकी गोबर की खाद पड़ी हुई है या आजकल गौशाला वाले एक अगर आप शहर में रहते हैं या शहर के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पाएँगे जो छोटी-छोटी डेयरी हैं, वो लोग अपना गोबर जो है पानी में बहा देते हैं। उनसे आप संपर्क कर लीजिए, अगर किसी के पास में नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए या फार्म यार्ड मैन्योर इसको अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए आप उनसे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पशु भी नहीं है तो। और पशु है तो बहुत अच्छा है। जहाँ भी आपका ये कच्चा खाद पड़ा हुआ है, इसको आप जो है वेस्ट डिकम्पोज़र या पूसा डिकम्पोज़र के सहयोग से आप इसको बढ़िया तरीके से सफल कंपोस्ट बना लीजिए।
मैंने इसके बारे में अपने चैनल पे भी डाला हुआ है, नहीं तो आप देख सकते हैं। और मैं बता देता हूँ कि इसमें जहाँ भी आपका पड़ा हुआ है ये, जहाँ भी सड़क के किनारे या पेड़ की छाँव में है या खेत के पास है, आप उसको लेवल कर लीजिए 3 फीट तक। और उस 3 फीट का लेवल करने के बाद में लंबाई चौड़ाई जितनी जगह है उतनी रख लीजिए, बस ऊँचाई का ध्यान रखिए। उसमें तिरछे छिद्र कर दिए 1-1 फीट की दूरी पर। नीचे से आधा फीट थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए और उन छिद्रों में वेस्ट डिकम्पोज़र या ये आपका पूसा कैप्सूल या गौ अमृतम जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो इसकी डिकम्पोज़िशन प्रोसेस है वो फ़ास्ट हो जाती है। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है और बहुत तेज़ी से वो खाद बनता है। जो खाद आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में तैयार कर रहे हैं, वो खाद 6 से 8 महीने में तैयार हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें बायोमास उसके अंदर डाला है। तो फार्म यार्ड मैन्योर को आप ऐसे ही इस्तेमाल ना करें, कच्चा इस्तेमाल ना करें, इसको सफल कंपोस्ट बनाएँ। सफल कंपोस्ट बनाएँगे, क्वांटिटी कम भी होगी तो भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। बायो फर्टिलाइज़र्स आजकल सरकारी डिपार्टमेंट्स में बहुत आसानी से सस्ते मिल जाते हैं। मैं समझता हूँ ₹200 किलो के उसमें आ जाते हैं, उसमें मात्र ₹25 किलो पड़ता है। सारा सब्सिडी है लगभग 90% के आस-पास। तो इतना सस्ता है, हालाँकि थोड़ा क्वालिटी का डाउट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे अगर आपके पास में फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट है, तो उसमें आप इसको डेवलप कर लीजिए। तो इसका मैं सिंपल बता देता हूँ, हालाँकि ये लिक्विड में नहीं करना चाहिए, ज़्यादा समय तक इसको डेवलप नहीं करना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो वातावरण के जीव हैं, नुकसान देने वाले, वो इसमें एंटर कर जाते हैं और इसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो इसलिए आप इसको अगर कर भी रहे हैं तो 2 या 3 या 4 बार जो है आप कंपोस्ट में इस्तेमाल कीजिए। कंपोस्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए आपने 1 किलो बाज़ार से लाया आप अच्छी क्वालिटी का या अपने सरकारी डिपार्टमेंट से लिया, तो उसमें आप 500 से 1000 किलो के कंपोस्ट में आप इसको मिला दीजिए और उसमें गुड़ का घोल भी डाल दीजिए। उसको आप जब मिक्स करेंगे तो नमी उसमें बनी रहनी चाहिए रेगुलर और छाँव में होगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें से आधा इस्तेमाल कर लीजिए, आधा रहने दीजिए, फिर उसमें और डाल दीजिए। ऐसे करके आप मैन्योर्स में खाली 2 से 3 बार आप इसे डेवलप कर सकते हैं। यदि ये आपको खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है तो। जैसे मैंने गाय के बारे में बता दिया आपको, गाय अ सारे देवता इसके अंदर हैं और इससे जो है पूरी तरीके से खेती हो सकती है। इसी से जीवामृत और घनजीवामृत तैयार होता है। जीवामृत एक ऐसा, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन जीवामृत को प्रॉपर तरीके से जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज अगर हैं, तो वो अपना अनुभव भी बताएँगे मेरे को। इसका जो अनुभव है, वो वास्तव में एक्सीलेंट है। जीवों का अमृत, यानी कि इसके अंदर वो सारे जीव हैं, जिन जीवों की मैंने बात करी, जो तत्वों को, जो 17 के 17 तत्व हैं, उनको जो उपलब्ध कराने वाला जो ज़मीन के अंदर रसोइया होना चाहिए, वो सब जीवामृत और घनजीवामृत में मौजूद हैं। तो अगर आप रेगुलर इनका ग्रोथिंग फेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, घनजीवामृत को आप 1 या 2 बार शुरू में बुआई के समय और पहले दूसरे पानी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवामृत को जब भी आप पानी चलाएँ, तभी आप उसका इस्तेमाल उसमें कीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि इसमें देसी गाय का गोबर डलता है, गुड़ है जो एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, जितने भी माइक्रोब्स इसके अंदर हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा बेसन है, वो भी उसका फीड है और गुड़, बेसन, मिट्टी बरगद के नीचे की या मेड की, यानी कि वो लोकल जो बैक्टीरिया हैं, मित्रजीव हैं, वो सब उस वहाँ पर मौजूद हैं। उनको जब आप इसमें डालते हैं, तो उनकी ही वृद्धि होती है, यानी कि जो आपके घर के जीवाणु हैं, आपकी ज़मीन के जीवाणु जो हैं, उनको ये बढ़ाता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि जिससे कि उनको फल-फूलने का मौका मिलता है। अभी ज़मीन के अंदर आप जो केमिकल्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स के रूप में, वो वातावरण वहाँ ज नहीं है ज़मीन के अंदर। लेकिन जब आप जीवामृत के रूप में या घनजीवामृत के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ इनको प्रॉपर अपने आप को सर्वाइव करने का मौका मिलता है और जैसे-जैसे आप ज़मीन में इनका इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी, क्योंकि देसी गाय के गोबर में एक ख़ासियत होती है कि वो जहाँ भी मित्र जीव ज़मीन के अंदर सोए हुए हैं, कई 10, 20, 50 फीट पे भी हैं, तो भी उसकी खुशबू से ऊपर आ जाते हैं और जड़ क्षेत्र में काम करने लगते हैं। वही तो चाहिए हमको। जो हमारे रसोइया हमने खत्म कर दिए, उन रसोइयों को बढ़ाना है। वो रसोइये तब बढ़ेंगे जब जीवांश कार्बन सही होगा। तो जीवांश कार्बन जो अभी कम है, वे कुछ लोग सोचते हैं कि भई जैविक खेती या प्राकृतिक खेती हम शुरू में करेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि जीवांश कार्बन कम है। जैसे-जैसे जीवांश कार्बन बढ़ता चला जाएगा, आपका उत्पादन मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल भी कम नहीं होगा और साथ में आप इंटरक्रॉपिंग करें और एक प्रॉपर जो है क्रॉप रोटेशन अपनाएँ। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हैं, आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक जो देसी तरीके मैंने आपको बताए, वो उसमें एक है, ये अभी सर ने भेजा था मुझे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें 10 किलो जो फिश का वेस्ट है वो आप ले सकते हैं।
पपैया का दूध 1 ग्राम ले सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, मतलब अगर कहीं मिल जाती हैं तो आप इसे कर सकते हैं। और 8 से 10 घंटे रखने के बाद में आप इसे कपड़ा बांध दें ताकि हवा अवरुद्ध ना हो, बीच-बीच में इस मिश्रण को मिक्स करते रहें। पपैया का जो लेटेक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें पपेन नाम का जो है एंजाइम होता है जो किसी भी प्राणीजन्य प्रोटीन को बहुत जल्दी से पेप्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और वो एमिनो एसिड, मतलब जो आप बाजार से टॉनिक लेते हैं उन टॉनिक को लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये मिलता है, खास तौर से जो हम मछली पैदा करते हैं, लोग खाते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं इसको। जो वेजिटेरियन है वो नहीं कर पाएंगे इसको। अगर कहीं से मिलता है तो वो आप सोच लीजिएगा उसको। तो ये एमिनो एसिड यानी टॉनिक पौधे को देने का एक तरीका है। तो 8-10 घंटे बाद उसमें मछली का जो वेस्ट है वो उसमें गुड़ डाल दिए उतना ही, और जितना आपने वेस्ट डाला है, और इसे आपस में बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और फिर इसको बारीक कपड़े से ढक दीजिए। इस मिश्रण को जो है 21 से 30 दिन तक आपको ये तैयार हो जाएगा। इसको सुबह शाम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। गुड़ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इसमें जो सल्फर बैक्टीरिया होता है वो प्रोटीन को तोड़कर बदबूदार गैस बनाता है, और गुड़ इन सल्फर बैक्टीरिया को बढ़ने से अवरुद्ध करता है। तो गुड़ एक माइक्रो फंगस सैक्रोमाइस्टीज की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और मांस मछली प्रोटीन को अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो है एक आपका बहुत अच्छा टॉनिक बन सकता है। पोलियो स्प्रे में आप 1 से 5 ml ले लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। तो आप ग्रोथिंग फेज में करना है, या आप फ्लावरिंग सब्जियां जो कर रहे हैं, या जैसे गेहूं धान गन्ना है, गेहूं धान और या जो भी इस टाइप की धान्य फसलें हैं, या मिलेट से आपने यूज कर रहे हैं, तो उसमें जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है उस समय भी उससे पहले कर सकते हैं। जब गाभे में बाली होती है उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है मैं लिखना भूल गया, जहाँ भी जब भी गाभे में होती है तो उस समय मैंने बताया फास्फोरस और बोरोन की बहुत जरूरत होती है। तो आप फास्फोरस के लिए जीरो, अभी मैं आगे बताऊंगा, 05234 ले सकते हैं, और बोरोन आपका 20% वाला आता है, या बाजार से बोरक्स ले लीजिए, वो नेचुरल फॉर्म में आता है। उनको मिला करके, या ये अगर मछली वाला है तो ये भी आप ले सकते हैं, या बाजार में जो जैसे क्रेप्को का आता है वो भी आप ले सकते हैं, या एक और बताऊंगा मैं आपको, वो भी ले सकते हैं। तो उस समय जो है बहुत जरूरत है जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू होती है, 5% जब बाली निकल आए तब उनका इस्तेमाल करना होता है। बोरोन 05234 और साथ में ये आपका एमिनो एसिड से कोई भी चीज ले सकते हैं, वो 3 चीजों का इस्तेमाल करें। उस समय यदि कोई कीट है, बीमारी है, तो उसका आप देसी तरीके से मिला सकते हैं। नहीं तो आप इन तीनों कर देंगे तो निश्चित रूप से, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है उसका फायदा मिलेगा, और लगभग पर एकड़ 5 से 10 कुंटल तक पैदावार भी बढ़ जाती है इससे। तो ये कुछ देसी तरीके हैं, इन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा कि जो दही है वो यूरिया का काम करता है। कहते हैं कि भाई यूरिया का कहाँ से हम जो है उसका सोर्स तैयार करें। तो ये एक किसान का खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो आप देसी गाय ले लीजिए का जो है दही ले लीजिए 2 लीटर, और कोई भी कॉपर की स्टिक ले लीजिए, कोई चम्मच ले लीजिए, कोई कुछ भी आप ले लीजिए, छड़, वो डाल दीजिए उसमें, और 8 से 10 दिन तक इसको जो है मिक्स करिए उसमें, मतलब पड़े रहने दीजिए। और इसमें 3 लीटर, जब ये 10 दिन बाद इसको निकालेंगे तो 3 लीटर पानी और मिला लीजिए। ये हो गया टोटल 5 लीटर। इस 5 लीटर को आप एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में आप मिलाइए और उसका स्प्रे कर दीजिए। तो ये आपका यूरिया, और यूरिया के साथ में जो बाकी सूक्ष्म तत्व हैं या एमिनो एसिड्स भी कुछ मात्रा में इसमें बन जाता है, क्योंकि दही में आप जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैसिला जीवाणु होता है, और जैसे सूडोमोनास है उसी प्रकार से ये सब कुछ है। दही का आप इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको देसी तरीके बताने हैं, तो मैं देसी तरीके बता रहा हूँ। देखिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं खेती में। बीज बीज पौध वो हमारा ठीक होना चाहिए, उसके बाद जमीन हमारी ठीक होनी चाहिए, और तीसरा फसल सुरक्षा और फसल पोषण। तो बीज और पौध को उपचारित करने के लिए आप दही का या गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो आप लेकर रेगुलर आप करके देखिए तजुर्बा। मैंने बहुत सारे किसानों को दही का इस्तेमाल करवाया। आप पर किलो बीज के हिसाब से मुश्किल से 100 से 200 ml आप दही ले लीजिए, उसमें गुड़ डालिए और उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके और बीज के ऊपर फैला दीजिए। 2 घंटे पहले भी करेंगे तो उस पर लेप लग जाएगा, उससे जर्मिनेशन बहुत फास्ट होगा और साथ में कोई बीमारी भी नहीं आएगी। या फिर ये वाला जो फॉर्मुलेशन है, इससे आप उपचारित भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है वो कंडे वाला है, उपले जो जिनके कहते हैं, मतलब जो गोबर से बनाए जाते हैं, उनको आप ले सकते हैं। 50 लीटर का कोई ड्रम ले लीजिए। ये बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इससे। ह्यूमिक एसिड बनता है, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या है? ह्यूमस का मतलब है कि जो भी गली सड़ी चीजें हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ह्यूमस है।
और वो ह्यूमस ही आपके एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, और जिससे कि पौधा हरा-भरा हो जाता है। अगर पीलापन है या कोई और दिक्कत है, तो अगर उसमें तत्वों की कमी है, तो या नहीं चल पा रहा है वो किसी तरीके से, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 50 लीटर का ड्रम ले लीजिए, पुराने उपले ले लीजिए 2 साल पुराने, और उसमें 30 लीटर तक जो है पानी डाल करके आप उसमें पूरा भर दीजिए, क्योंकि उसमें बीच में कहीं-कहीं गैप रह जाएगा उन कंडों की वजह से। 7 दिन में आप इसको जो है पूरा प्रॉपर गल जाएगा वो, ब्लैकिश हो जाएगा, 120 लीटर पानी में मिलाओ और स्प्रे कर दो पर एकड़ के हिसाब से। इसमें चाहें तो आप थोड़ा-सा गौमूत्र वगैरह भी मिला सकते हैं और गुड़ मिला सकते हैं और उसका स्प्रे कर दीजिए। गुड़ जो है आपका स्टिकर के रूप में भी काम करेगा। तीसरा है काओ यूरिन, कर्ड और कॉपर। आप जो है कोई भी मिट्टी का घड़ा लीजिए और घड़े में अ लगभग 5 से 7 लीटर आप काओ यूरिन 10 लीटर डाल लीजिए और 2 लीटर दही डाल लीजिए अपनी देसी गाय की, और थोड़ा-सा स्टिक डाल दीजिए, कॉपर की कोई भी छड़ डाल दीजिए। इसको भी आप 8 से 10 दिन तक आप अच्छे से उसमें मिक्स अप कीजिए और उसको उसमें और 5 से करीबन ये आपका 10 और 5 15, मतलब ये 15 लीटर के आस-पास हो जाएगा। तो आप इसको 2 एकड़ में आप इसे कर सकते हैं। ग्रोथ के साथ-साथ ये जो है आपका बायोपेस्टिसाइड का काम भी करेगा। और सीधे-सीधे काओ यूरिन को ताज़ा तो नहीं, 2, 4, 5, 7 दिन पुराना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर 1 किलो 1 लीटर काओ यूरिन आप 1 टंकी में डालिए और इसका सीधा गुड़ के साथ में स्प्रे करें, तो भी ये ग्रोथ के साथ-साथ काम ग्रोथ भी करेगा और साथ में आपका बायोपेस्टिसाइड काम करेगा। 23 तरह के कंटेंट्स इसमें ऐसे होते हैं, जो बायोपेस्टिसाइड्स और ग्रोथ के रूप में काम करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। गौबाना, जितना भी जो देसी गाय का गोबर है, एक किसान से मैं मिला, उन्होंने जो है एक अपनी एक हौदी बना रखी है बड़ी, उस हौदी में वो गोबर डालते रहते हैं और गोबर में बीच में गुड़ डाल दिया, और जब चलाना होगा 5-7 दिन पुराना वो हो गया, उसमें गुड़ डाला और उसमें सीधा जो ट्यूबवेल का पाइप है मोटा 1.5 से 2 इंच 3 इंच वाला, वो सीधा डाल दिया उसके अंदर। तो वो घुलेगा और सीधा पानी में घुल करके और सीधा-सीधा आपके खेत में चला जाएगा। बात यहाँ ध्यान ये रखनी है कि गोबर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट सीधा सूखा हुआ नहीं जाना चाहिए या लुगदी रूप में नहीं जाना चाहिए, पूरा प्रॉपर लिक्विड होना चाहिए, तब इसका बेनिफिट मिलता है। और जहाँ-जहाँ ये देसी गाय का गोबर जाएगा, सारे मित्र जीव निकल के बाहर आ जाएँगे और अपना प्रॉपर जड़ क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे। तो ये तो हुई सारे देसी तरीके जो मैंने आपको बताए, और इन देसी तरीकों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका खर्चा बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा, आपको खर्चा होगा ही नहीं। और आपको फ्री का सिस्टम बता देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं होमा फार्मिंग, मैंने पहले भी बताया था अपने प्रेजेंटेशन में, फिर बता देता हूँ आप। इसका एमपी में माधव आश्रम है, वहाँ पर और विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई सारे देशों में बहुत बड़ी रिसर्च इस पर हो रही है। और इवन एमपी में तो आप इसका टेलीग्राम पे ग्रुप है, माधव आश्रम के नाम से डालेंगे तो उसमें रोज एक्टिविटी होती है, मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये फोटो भी मैंने वहीं से लिए हैं। तो ये जो होमा फार्मिंग है या अग्निहोत्र है, ये सब हमारे देश की संस्कृति था, देश की संस्कृति है, था नहीं। लेकिन हम इसको भूल चुके हैं। विदेशियों ने इसको अपना लिया है। अब हमारे खेत में, हमारे घरों में इसको अपनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको देसी गाय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देसी गाय के कंडे चाहिए इसमें, देसी गाय का घी चाहिए इसमें, और जो इसमें अन्न का इस्तेमाल होता है, वो अन्न भी आपका देसी अगर ऑर्गेनिक या नेचुरल होगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप अनाज या कोई भी चावल ले सकते हैं या कोई भी मिलेट्स भी ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सुबह का मंत्र है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। इन मंत्रों के साथ में आहुति दी जाती है। आप नेट से अपना सूर्योदय सूर्यास्त का समय नोट कर लेंगे और 10 मिनट पहले बैठ जाएँगे। ये तांबे का पात्र होता है, नीचे स्टैंड होता है, ना हो तो ईंट के ऊपर भी रख सकते हैं इसको। और एक प्रॉपर जगह, खेत में या घर में, जहाँ भी आपका जगह है, वहाँ पे वो बार-बार उठना नहीं चाहिए, वहीं पे रहना चाहिए। क्योंकि वहीं से फिर वो पूरा सर्कुलेट करेगा। तो उसको आप 10 मिनट पहले बैठ जाइए या करसी, ये जो कंडे हैं इनको सुलगाइए, आग इसमें जल जाएगी और हाथ में आप कोई भी अनाज लेकर के उसमें घी मिक्स अप कर लीजिए, और मिक्स अप करने के बाद में आप फिर इसको जैसे ही समय होता है, उस समय पे 2 आपको उसमें अपनी आहुति बनानी है। पहली आहुति आप पहले वाले मंत्र के साथ देंगे, दूसरी वाली आहुति दूसरे वाले मंत्र के साथ देंगे, और अगले देने के बाद आप 5 से 10 मिनट वहीं बैठे रहेंगे। तो जो भी गैस वहाँ से निकल रही है, जो भी बहुत अच्छी गैसें निकल रही हैं, जो
जैसे यज्ञ में निकलती हैं, वही गैसें सब आपके सांस के जरिए आपके शरीर को शुद्ध करेंगी। और 8000 घन फीट का एरिया स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है। खेत में यदि कर रहे हैं तो बीमारी, कीट जो भी आपकी फसल में लगते हैं वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे, फसल स्वस्थ होती चली जाएगी और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं अभी बेनिफिट के बारे में चर्चा करूँगा। शाम का मंत्र जो है वो ये है, अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं नमः, प्रजापते प्रजापते इदं नमः। इन मंत्रों के साथ में आप सुबह-शाम इसका कर सकते हैं, तो आपके घर से बीमारी चली जाएगी, आपके घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि भोपाल त्रासदी में या जहाँ भी महामारी आती है, जिन घरों में ये होता है, उन घरों में वो बीमारी अटैक नहीं करती। खास तौर से वायरस और बैक्टीरिया वाली जो बीमारी है। इवन जो लोग अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, उनको कोविड भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से होना चाहिए, प्रत्येक किसान को करना चाहिए अपने खेत में, ये फ्री का सिस्टम है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। पहला फ़ायदा, अग्निहोत्र से दिनचर्या सुधर जाती है। क्यों सुधर जाती है? क्योंकि हम सुबह और शाम, सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। अभी हम जो है लेट सोते हैं और लेट जगते हैं, तो वो काम बंद हो जाएगा। आप सुबह ही जो सूर्योदय का समय होगा, उस समय आप उठेंगे तो बाद में योगा वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये दिनचर्या सुधर जाएगी। दूसरा काम इसका ये होगा, जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जहाँ अग्निहोत्र होता है, वहाँ नशा करने वाले जो लोग हैं और यदि वो वहाँ पर बैठते हैं अग्निहोत्र वाले यज्ञ में या आस-पास रहते हैं, तो उनका ऑटोमैटिकली वो नेचर हो जाएगा, वो धीरे-धीरे अपना नशा छोड़ देंगे। अगर इस भस्म को आप पोटली बना करके पानी में डालते हैं, तो पानी जो है शुद्ध रहेगा। उसको आपको फ़िल्टर या दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो बात दूसरी है, फिर आपको आरओ या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे घड़ा है या हल्का फुल्की मात्रा में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पानी को शुद्ध करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत में भस्म का इस्तेमाल भी होता है, तो उसमें आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, ज़मीन में डाल भी सकते हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। उससे जो है आपका जलमुक्त और शुद्ध, स्वादिष्ट, अधिक उपज देने वाला जो है आपकी पैदावार हो जाएगी। अग्निहोत्र का वातावरण में जो बच्चों में जब हम करते हैं अग्निहोत्र, तो उसमें बच्चों में या जो भी हमारे घर के लोग हैं, उनमें एकाग्रता, आपसी सहयोग, प्रेम और उत्तम स्वास्थ्य जो है वो हमारा हो जाता है। यानी कि हम आज्ञाकारी भी बनते हैं और संस्कारवान भी बनते हैं। तो ये सारे काम अग्निहोत्र से, मतलब एक क्लाइमेट जो है वहाँ का, आपका जो जलवायु है, वहाँ का जो सिस्टम है, पूरा जो घर का जो वातावरण है, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। दूसरा नेक्स्ट है, अग्निहोत्र से जो निकली प्राणवायु है, वो हमारे तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो हम सांस के जरिए अपने अंदर लेते हैं, हृदय और जितने भी चीजें हैं, उन सबको रिलैक्स करते हैं और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, उनका पुनर्निर्माण करते हैं और रक्त की शुद्धि में भी इसको ये मदद करता है। मतलब इनहेल करने के बाद, जैसे आप देखते हैं कि जब हम अनुलोम-विलोम करते हैं या कपालभाति करते हैं, तो उस समय जो हम अंदर की नुकसान, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो हानिकारक गैसें हैं, वो बाहर छोड़ते हैं और सुबह-सुबह करते हैं तो बाहर की अंदर लेते हैं। तो जब हम अग्निहोत्र के पास बैठते हैं, तो वो जो सारी हैं, वो सब हमारे नर्वस सिस्टम में जाती हैं और बीमारी के साथ-साथ हमको बहुत अच्छा फ़ील कराने में मदद करती हैं। प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि जो अग्निहोत्र है, वो बैक्टीरिया को निष्प्रभावी करते हैं, यानी कि 94% तक बैक्टीरिया निष्प्रभावी हो जाते हैं। यानी आस-पास, जैसे मैंने बताया, 8000 घन फीट का एरिया शुद्ध होने लगता है। उसमें फ़ॉर्मल्डिहाइड जो गैस निकलती है, वो हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, उनको पनपने नहीं देती है। तो आप रोग मुक्त रहेंगे। तो ये है अग्निहोत्र। इस अग्निहोत्र को घरों में, चूँकि जैसे आजकल बीमारी और कोविड और ये सब चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए भी हम अपने परिवार में इसका शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 250-300 रुपए का आपका एक पात्र आ जाता है। और यदि गाय है, नहीं है, तो जहाँ है वहाँ से ले लीजिए आप कंडे और बाकी चीज़ें आप कर शुरू कर दीजिए। तो आपका घर और खेती दोनों ही सस्ते में और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ये ऑप्शन है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इनपुट्स हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, जो सस्ते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो केमिकल खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वालों को तो ये करना नहीं, लेकिन जो केमिकल कर रहे हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से यूरिया, डीएपी, पोटाश, दुनिया भर के फर्टिलाइज़र्स ज़मीन के अंदर डालते हैं, ज़िंक, फेरस, आयरन, मैंगनीज़, कॉपर, बहुत सारी तत्व डालते हैं, उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ास तौर से ये एनपीके जो है 19-19 सब जगह उसमें आता है फॉर्मुलेशन में, या फिर आपको इफ़को किसी से भी ले सकते हैं। इनका वाटर सॉल्युबल है, इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये किसान करते नहीं हैं, कहते हैं बस।
एक स्प्रे मशीन बना लीजिए, बहुत सस्ते में बन जाती है, 10-15 हज़ार रुपए में, ट्रैक्टर वाली जो है। अगर किसी पास ट्रैक्टर नहीं है तो वैसे भी आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर के साथ भी, या फिर बड़ी मशीनें आजकल बहुत बैटरी वाली इस टाइप की आ गई हैं। तो स्प्रे यदि आप कर रहे हैं तो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ना डाल करके आप 2 से 4 बार, 5 बार आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको फास्फोरस, पोटाश देना है तो 52-34 कर दीजिए। मोनो अमोनियम फास्फेट यदि आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस देना है तो ये 12-61 कर दीजिए। यूरिया फास्फेट कर सकते हैं आप 17-44, यानी कि आप नाइट्रोजन और फास्फोरस कर सकते हैं। जब आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग बन जाती है, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो उस समय 0-0-50 करना चाहिए। मतलब ग्रोथिंग स्टेज पे 19-19, 20-20, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय पे 0-52-34 या 12-61-0 और 17-44, और जब मैच्योरिटी पे आता है तो 0-0-50 करना चाहिए। ईडीटी फॉर्म में आप जो है करना चाहिए इस्तेमाल, बाजार में सारे मिल जाते हैं आजकल, सारे तत्व मिल जाते हैं। और यूरिया की जगह आप नैनो यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 किलो के बजाय आप ये कर सकते हैं, या यूरिया का 1 से 2 किलो, 5 किलो लेकर के स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उससे आपकी जमीन जो है वो सुरक्षित रहेगी। डीएपी के स्थान पर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, उसमें आपको सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम 3 चीज मिलती हैं, जबकि डीएपी में 2 तत्व मिलते हैं, और वो महंगा भी है और ये आपका सस्ता है अगर आपको अच्छी क्वालिटी में मिल पा रहा है तो। कुछ और बातें हैं, जैसे मैंने बताया कि सल्फर जो है वो आपको सारी सुगंध वाली और तेल वाली फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए। पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीएच ही हमारे तत्वों की अवेलेबिलिटी को निर्धारित करता है। और पीएच कैसे कंट्रोल होगा? जीवांश कार्बन को बढ़ाने से, माइक्रोबियल काउंट बढ़ाने से। तो जीवामृत, घन जीवामृत और ये सब चीजें आप इस्तेमाल करेंगे तो पीएच आपका ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा। बायो मैन्योर्स का आप इस्तेमाल करें, और केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम इस्तेमाल करें। जमीन के अंदर जो डालें वो रसायन फर्टिलाइजर कम डालें, उसमें बायो मैन्योर्स या वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर ज़्यादा डालें। इसके अलावा आप इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, यानी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें। हर साल एक बार लेग्यूम्स क्रॉप जरूर लगाएं आप, और एक साल में मैंने बताया कि लेग्यूम्स क्रॉप जरूर लगाएं। एग्रो फॉरेस्ट्री के जो मॉडल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती है। और जैव विविधता तो आप जानते हैं हमारे देश की संस्कृति है जो हम भूल चुके हैं, बस हम मोनोक्रॉपिंग पे करते हैं। अब की बार अगर रेट बहुत बढ़िया आ गए तो हमने प्याज लगा ली सारे में, अब की बार सरसों 8,000 रुपये कुंटल हो गई तो हमने सब ने सरसों लगा दिए। अब क्या होगा आप खुद बेहतर जानते हैं। भाई एक तो हमारे हाथ में मार्केट नहीं है, और दूसरा मार्केट ना होने के साथ साथ हम फिर भी ऐसे काम करते हैं जो कि हमको नहीं करने चाहिए। हमको एक बैलेंस बना करके खेती करनी चाहिए, और वो बैलेंस नहीं बन पाता है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था, और काफ़ी समय हो गया है, तो अब हम सवाल लेते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप सवाल आप 1 बाय 1 करके पूछिए जो विषय से संबंधित हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सस्टेनेबल और नेचुरल फार्मिंग जो है वो वास्तव में एक चाबी है जमीन को सिक्योर करने की और एनवायरनमेंट को सिक्योर करने की। तो ये अपने बेटर फ्यूचर नई जनरेशन के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। हमें अपना दायित्व को समझना होगा। हमें अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम वापस क्या दे रहे हैं दुनिया को। जब तक हमने ये नहीं सोचा तो हमारा मानव जीवन बेकार है। तो ये जो मैं कोई समझाने का प्रयास मेरा नहीं है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे से बड़े भी बुजुर्ग बैठे होंगे यहाँ और बड़े लोग भी बैठे होंगे। मैं उनका आशीर्वाद लेके ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें, और जिस काम में भी लगे हैं उसको ईमानदारी से करें, डेडिकेशन के साथ करें। और साथ में अगर खेती कर रहे हैं तो खेती भी हम उसको अपनी माँ समझ के करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा, हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है वो हमको मतलब कह सकते हैं कि वो गालियां देगी, या कह सकते हैं कि वो हमको उस रूप में नहीं देखेगी कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या दिया। एक ऐसा पॉल्यूशन भरा वातावरण दिया, ऐसी जमीन खराब करके दे गए जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो सोचने वाला विषय है ये, और सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सोचना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को, और इस समाज को हम क्या देके जा रहे हैं, इस धरती को हम किस तरीके से बचा पा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति तो अपने आप चलती है, उसको हम तुम बचा नहीं सकते। ये मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति ने अपने आप बैलेंस करना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो अपना बैलेंस कर लेगी। अब सोचना ये है कि अगर आप पहले से ही अपनी जिम्मेदारी समझ के चलेंगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चंस के लिए रेडी होते हैं। शुभम जी और बाकी साथी प्लीज। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। प्रकृति और पोषण का संतुलन बना रहना चाहिए।
इसके साथ ही आज के सेशन समाप्त होता है। तो हम अपने बीच में आमंत्रित करते हैं आपके सभी पोषण संबंधित सवालों को, और एडमिन टीम से मैं अनुरोध करूंगा राजेंद्र चौरे अंकल जी को, प्रणव व्यास सर को, कि आप कोई चैट बॉक्स में सवाल जो है वो किसानों के नाम के साथ संबंधित रखते जाएं। इसके हाँ, साथ ही धन्यवाद शुभम। ये श्री ओम पटेल हैं, ये जानना चाहते हैं चने की फसल की बढ़वार के लिए क्या करूं जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। जी, चने की फसल के लिए अभी क्या किस कंडीशन में है, कितने दिन की हो गई है, आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलेगा तो मैं अच्छा बता पाऊंगा। है क्या ये ऑनलाइन सर? नहीं नहीं, है। दिख तो नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए चने की फसल के लिए, चने में सीधी सी बात है, दलहनी फसल है तो उसमें अगर जमीन आपकी अच्छी है तो आप जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय जो मैंने आपको देसी तरीके बताए, दही का वो जो है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिनो एसिड बेस्ड कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावरिंग अगर बढ़वार कम है तो एनपीके का इस्तेमाल करें, और यदि बढ़वार अच्छी हो गई है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो गई है, तो उसमें आप 05234 और इसके साथ में आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ जाएगी। और यदि फूल झड़ रहे हैं तो नमी को आप मेंटेन रखें, कम नमी रखें। और इसके साथ साथ इसमें बायर की प्लानोफिक्स आती है, वो 4 ml एक टंकी के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, तो उससे आपका फ्लावर्स जो है वो ड्रॉप होना कम हो जाएगा। और नमी इसमें बहुत अहम रोल अदा करती है, तो नमी जो है वो आप कम रखें। नमी ज्यादा होने से इसमें विल्ट की प्रॉब्लम भी आती है। अगर नमी ज्यादा हो गई है, जैसे बारिश आजकल हो रही है, तो उसके लिए आप सल्फर का इस्तेमाल करें। सल्फर जो है वो गर्म होता है और जमीन की नमी को जल्दी सोखता है। और सल्फर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे आपके। साथ में आप मैग्नीशियम अगर नहीं डाल पाए या कमी है उसकी, तो मैग्नीशियम भी आप ले सकते हैं। तो ये सल्फर जो है आपका नोडुलेशन का भी काम करेगा, जमीन को भी ठीक करेगा, और जो हीट जनरेट करनी चाहिए नमी को सोखने के लिए वो भी करेगा। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखें इसमें विल्ट, और बाद में अभी क्योंकि मौसम खराब चल रहा है तो इसमें फंगल डिजीज भी आ सकती है। उसके लिए आप गौमूत्र और ये जो दही वाला फॉर्मुलेशन है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो है बाजार से सूडोमोनास हल्दी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है। और केमिकल में जाना चाहते हैं तो थायोफिनेट मिथाइल के साथ मतलब एक सिस्टमेटिक ले लें, एक कॉन्टैक्ट बेस ले लें, दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो कि मौसम खराब है तो आप स्टिकर जरूर डाल लें। स्टिकर के लिए या तो अगर कीट लगा है कोई तो नीम ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी कुछ हद तक स्टिकर काम करता है। ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टिकर्स मार्केट में मौजूद हैं, सिलिकॉन बेस है, नॉर्मल बेस है, वो आप 1 ml डोज होती है, बहुत सस्ते आते हैं। उससे कि यदि आप स्प्रे मतलब 2 घंटे आपने स्प्रे कर दिया और 2 घंटे बाद बारिश हो गई है, 3 घंटे बाद बारिश हो गई है, तो वो स्प्रे आपका कुछ हद तक काम करेगा। और यदि आपने स्टिकर नहीं किया है, और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, पानी की मात्रा प्रॉपर लें। होता क्या है कि हम पर एकड़ के हिसाब से रिकमेंडेशन 200 लीटर का है, लेकिन हम 100 लीटर 90 लीटर में भी निपटा देते हैं। फसल बड़ी हो गई है, मतलब फसल के साइज के हिसाब से आप उसमें इस्तेमाल करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद। ये विकास पटेल, मध्य प्रदेश, जिला होशंगाबाद। जी। मेरे भाई ने जैविक गेहूं बोया है, गेहूं में पीलापन की समस्या आ रही है, जैविक उपचार क्या हो सकता है? विकास जी, पीलापन कई वजह से आता है। न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी आता है, नमी ज्यादा हो गई है तब भी आता है, पहले पानी पे तो निश्चित रूप से आता है, क्योंकि अगर फ्लड इरिगेशन आप कर रहे हैं तो पीलापन के लिए आप जो दही वाला फॉर्मुलेशन है वो सबसे बेस्ट है, वो कर सकते हैं। उपले वाला कर सकते हैं। और अगर नाइट्रोजन वाला कोई जीवाणु आपके पास है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल में आप अगर कुछ खर्चे का नहीं है तो आप क्रपको का जो ये आता है आपका एमिनो एसिड बेस, क्या नाम है उसका, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभम जी क्या नाम है उसका? नागरिक का सागरिका, सागरिका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसमें पत्ते में पीलापन है तो वो तत्वों को शो कर रहा है। अब मान लीजिए यदि अब वो जमीन, वो पत्ती की निचली वाली पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसमें नाइट्रोजन कमी हो सकती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए आप दही वाला फॉर्मुलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा आपको लाभ करेगा। धन्यवाद। ये सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, ये जानना चाहते हैं कि
हरदा जिले में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो चने के अंदर टॉनिक का प्रयोग कर रहे हैं। जी। क्या किसी ऐसे प्रयोग से कुछ फायदा मिलता है? क्या फायदा होता है? बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। एक्चुअली देखा जाए तो टॉनिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी है ना, वो अपने फायदे के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप मार्केट में जाओगे ना तो लेके 500-600 रुपए लीटर से लेकर 1000-1200-1500 रुपए लीटर तक जो है आपको इस टाइप के टॉनिक मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, उनके पास पैसा ज्यादा होगा इसलिए वो करते हैं। वरना तो मैं आपको एक कंपनी का बताता हूँ। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो एक साउथ की कंपनी थी, साउथ की नहीं, इधर महाराष्ट्र साइड की, हाँ साउथ की। तो उसने क्या किया था, उसने नाले का पानी काला-काला लिया और उसमें सल्फर डाला और बना दिया ह्यूमिक एसिड, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो 600 से लेकर 800 रुपए लीटर रख दी। अब आप सोचिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत हो रही हैं। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा तो होता है क्योंकि वो रेडीमेड फूड है। अमीनो एसिड बेस्ड जो 17 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं आपको, जो अच्छी कंपनी है। लाना डे है, रीज है, वो आप ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर है, वो आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी के साथ जा रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। और वो टॉनिक का आप किस समय पे कर रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। अब मान लीजिए आपका ग्रोथिंग कम हो रही है, आप टॉनिक कर रहे हैं, तो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। टॉनिक का जो समय है वो वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग से पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या इवन फ्लावरिंग के बाद भी आप उसे कर सकते हैं, जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही होती है। तो अगर कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का मिल रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप देसी नुस्खा अपनाइए फ्री वाला, क्यों पैसा खर्च करते हैं? बहुत सही जवाब दिया है आपने। बिल्कुल ठीक है, किसानों को सावधान रहना चाहिए और जहां तक संभव हो अ, अब फ्री वाला नुस्खा जो आज हमारे शिव सर ने बताया है उसका प्रयोग करें। एक है गोपाल जोशी जी, ये जानना चाहते हैं नैनो यूरिया का कैसा रिजल्ट है? नैनो यूरिया सर अभी नया-नया है अभी मार्केट में, तो रेस्पॉन्स तो अच्छे आ रहे हैं। और बाकी जैसे 1-2 किसानों से बात हुई है, अब हो सकता है कुछ किसानों को अच्छे रेस्पॉन्स ना मिले हों, तो अगर आप में से किसी ने किया हो तो वो मुझे भी बताइए। वरना तो आप करके देखिए। और मैं समझता हूँ चूँकि ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई है इस पे, तभी उन्होंने, क्योंकि कंपनी भी बहुत बड़ी है, तो उन्होंने रिसर्च करने के बाद ट्रायल्स लगाए बहुत सारे। हमने अपने यहाँ बलराम संदेश पे उनके जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया था। उन्होंने काफ़ी सारे ट्रायल्स करने के बाद में उसको लॉन्च किया है। तो निश्चित रूप से जो 50 किलो का बोरा है, आधी कीमत में हमको कम मिल रहा है, बस हमको स्प्रे का साधन जुटाना है, तो हम निश्चित रूप से करना चाहिए। और नैनो यूरिया ज़्यादा अच्छा है, चूँकि सीधे-सीधे आप पत्ती के ज़रिए आप पौधे को पोषण दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे जो नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं। छोटा पौधा है तो आप यूरिया की कम मात्रा लेके डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं, तो भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका पौधा 15, 20, 25 दिन का है, तो आप आधे से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कीजिए। जैसे-जैसे पौधे की प्रकृति क्या है, कौन-सा पौधा है, कौन-सी फसल है, उसके हिसाब से आप उसकी डोज़ को बढ़ा सकते हैं और 5 किलो तक ले जा सकते हैं, 5 किलो एकड़ तक। तो वो भी आपको वही लाभ करेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्यूबवेल पर कुछ ऐसा बना रखा है, ड्रम रखा हुआ है, जैसे जीवामृत का ड्रम होता है, या कुछ ऐसा ट्यूबवेल्स पे टांकी बना रखी है आपने 200, 250, 500 लीटर की, उसमें आप वो सीधा-सीधा घोलिए यूरिया को 5 से 7 किलो, और सीधा-सीधा पानी में घोल करके चला दीजिए सिंचाई के साथ में, तो भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तरीके कई हो सकते हैं, बस हमको देखना है कि हमारे पास समय और पैसा और वो सब चीज़ें देखना है कि हमें कौन-सा करना है। और अगर आप यूरिया की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो फिर दही वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। दही में और गौमूत्र जो है वो तो उम्दा चीज़ है ही है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करें। जी सर। इनका एक प्रश्न और है, गेहूं की बोनी में कुछ चने मिलाकर होना चाहिए क्या? गेहूँ यदि आप लाइन में लगा रहे हैं गैपिंग करके, तो बो सकते हैं, क्योंकि आपको कटाई में चूँकि चना पहले तो शायद करते थे, पहले करते थे लोग जो है, और यदि लाइन में करेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आप बखेर के बो रहे हैं तो फिर निकालने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, तो उस समय थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और अगर लाइन में कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे 2 लाइन के बीच में आपने एक चने की लाइन लगा दी, तो वो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा और वो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको।
कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक फायदा है। आपने अगर चना लगाया है गेहूं के साथ में या दूसरी फसल के साथ में, तो चने में ऑलरेडी नाइट्रोजन बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें राइजोबियम जीवाणु है, तो वो क्या करेगा, गेहूं को कभी भी नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देगा। ये उसका फायदा है। तो ये करना चाहिए अगर आपके पास थोड़ी जमीन है, लेबर की समस्या नहीं है और आप कर सकते हैं, और लाइन में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जी, उनका सवाल थोड़ा सा आगे ऐसा था सर कि क्या ये जो चना है वो गेहूं को नाइट्रोजन की पूर्ति भी करेगा? निश्चित रूप से करेगा, बिल्कुल करेगा सर। बहुत अच्छा सवाल है और ये करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव काम हो जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, बल्कि लेग्यूम्स क्रॉप के साथ में आपको हर फसल के साथ जैविक खेती का तो कॉन्सेप्ट ही ये है। आप जितना ज्यादा जो है इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे या कंपेनियन क्रॉप करेंगे, उतना ही आपकी जमीन फसल अच्छी होगी, मिट्टी को पोषण मिलेगा, और आपको जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है यानी कि लागत है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सोचने की बात नहीं है। अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस तरफ जाना चाहिए आपको। समझदार किसान पहले करते थे, जो अपने जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग इस तरीके को अपनाते थे, तो एक ये मेरा जरूर करना चाहिए। इस बारे में मेरा सुझाव है, आप जो भी सीड्रिल से अगर बोनी कर रहे हैं तो 6-8 लाइन जितनी भी आप सीड्रिल बो रही है, उसके एक पैच के बाद आप दोबारा से दूसरा पैच जो है चने के लिए छोड़ें, या 2 गेहूं की लाइन, 2 बार सीड्रिल की लाइन आने जाने के बाद जो है फिर से एक लाइन का पैच जो है आप चने के लिए छोड़ हाँ दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं आपका बड़ा होगा, और एक अच्छा फायदा ये होगा कि ऐसे में आने वाले टाइम में 2 महीने के बाद जो है, जब ठंड बढ़ेगी तो चना आपका पड़ी हुई गेहूं की फसल की वजह से चना भी ठंड लगने से बच जाएगा, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी वो पार्ट में करता रहेगा साथ में। पंकज जी बता रहे हैं गेहूं के साथ में बरसिम भी बेहतर, बिल्कुल सही बात है। बरसिम भी एक लेग्यूम्स क्रॉप है, और वो आप लगा सकते हैं, अपने पशुओं का चारा भी हो जाएगा, और आपको जो है गेहूं के लिए आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। ये पंकज पटेल खंडवा से हैं। इनका प्रश्न है कि न्यूट्रिशन की कमी से क्रॉप डिजीज होती है क्या, और माइक्रोराइजा को देने का सही तरीका क्या है? सर आपकी आवाज चली गई है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो। हेलो, हाँ जी, आ रही आ रही है ना? हाँ, ये पंकज पटेल खंडवा से हैं। ये जानना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी से भी क्रॉप डिजीज होती है क्या, और माइक्रोराइजा को देने का सही तरीका क्या है? शिव सर, आपका माइक म्यूट है सर। शिव सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। हाँ, आप दे दीजिए। हाँ, जो आपका सवाल था सर कि क्या न्यूट्रिशन की कमी से कोई बीमारी होती है, ये होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीमारी के अलावा उसको एक दूसरा रूप कहा जाता है, उसको डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे कि मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी जैसे पौधे में जो पत्ते होते हैं उसकी शिराएं पास हो जाती है, पत्तों का आकार बदल जाता है, या फिर कैल्शियम की कमी से फूल झड़ जाता है, या बोरॉन की कमी से जो है वो फलों में सड़न या फल फटने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये बीमारियां नहीं है, ये एक दैहिक व्याधियां अलग तरह की कही जाती है। फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये। इसकी कमी पूरी कर दें तो वो हो जाता है। हाँ, अधिकता होने से जरूर होता है। अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा कर देंगे तो फसलों का गिर, बारिश में आगे एक सवाल है कि बारिश हो जाए तो फसल गिर जाती है, या कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी अगर ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा तो हो जाता है। तो ये होता है। फसलें जो है हर तरह के पौधे के लिए लक्षण अपना शो करती हैं, वो कमी के लक्षण शो करती हैं। जैसा चार्ट में आपने शुरू में भी देखा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह नीचे और बाकी तत्व ऊपर या अन्य भागों में। पहचानने की जरूरत होती है कि क्या वो हम पहचान पा रहे हैं, और उसके हिसाब से उसको त्वरित अगर हम अप्लाई कर दें जिस भी फॉर्म में, केमिकल या रासायनिक फॉर्म में, तो वो बीमारियां नहीं होती हैं, वो दैहिक व्याधियां हैं जो तुरंत ठीक भी हो सकती हैं। ज्यादातर केस में ऐसा होता है। हाँ, फसलों की कमी की वजह, पोषण की कमी की वजह से पौधों का जो अपना तंत्र है वो कमजोर होगा, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच होती हैं कि बीमारियों का प्रकोप फंगस या
बैक्टीरिया या आपके वायरस या निमेटोड ये ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है कफ, वात और पित्त, हर बीमारियों को उससे जोड़ा जाता है। तो ऐसे ही पौधे का एक तरह से कहें कि सुचारू तंत्र बनाने के लिए आप संपूर्ण पोषक मिल सके, वो फिर बाद में बीमारियां कम आएंगी। शिव सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सही बताया हाँ आपने। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट। ये जो है इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। केवल एक धान ही ऐसी फसल है जिसमें तत्व की कमी से बीमारी होती है। हेरा डिजीज जो है वो जिंक की कमी से होती जी जी है। जी। बाकी तो जो जैसा आप लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मिस्टर राजकुमार परमार हैं। इन्होंने इस बार गेहूं लोकवन बोया है जी और अभी तक 3 पानी दे चुके हैं। अभी यह हवा के कारण इनकी जो फसल है वो गिर चुकी है। तो इसमें क्या किया जाए जिससे कि ये वापस से खड़ी हो सके और ग्रेन फिलिंग हो जाए और उनको उत्पादन मिल सके। ये मौसम की वजह से हुआ है तो खड़ा करना तो मुश्किल है। बाकी तो अगर उसका तना नहीं टूटा है तो और पोषण उसको मिल रहा है तो कुछ हद तक पैदावार पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पाई। खड़ा कितने दिन की बताई सर इन्होंने? नहीं, ये तो नहीं बताया है कितने दिन की फसल हुई है। वो 3 पानी दे चुके हैं। 3 पानी का मतलब है तो कम से कम 50 दिन के आसपास हो गई है, 50-60 दिन के आसपास। तो क्योंकि पहला पानी 20-25 दिन पे, हाँ 60-70 दिन के आसपास हो चुकी है, तो फिर तो हम्म करीबन 2-2.5-3 फीट की हो गई होगी। तो उस कंडीशन हम्म में अगर गिर गई है तो फिर वो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ पोषण जो उसका रह गया है उसको आप दे सकते हैं। अगर वो तना उसका प्रॉपर उसमें ब्रेकेज नहीं आया है और वो पोषण ले रहा है रेगुलर तना, तो वो पत्तियों के जरिए जो है खुराक ले लेगा। तो आप उसमें जो प्रोटीन संश्लेषण वाली चीजें हैं, एमिनो एसिड्स या जो मैंने देसी फॉर्मुलेशन बताया, अगर आप जैविक है तो वो कर लीजिए, नहीं तो वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर्स ले लीजिए। और जब गाभे में बाली आएगा तो वो 05234 और बोरान और वो सब चीजें मिला के आप इस्तेमाल कीजिए, तो कुछ हद तक जो है आपका रिकवर हो जाएगा। धन्यवाद शिव जी। सर। ये संजय मेहता हैं हिसार हरियाणा से। ये जानना चाहते हैं कि गौमूत्र व दही का कितना मिश्रण ले पानी के हिसाब से। गौमूत्र और दही का, जैसे मान लीजिए हमने 10 लीटर गौमूत्र लिया और उसमें 5 लीटर दही मिला ली, और पानी कम से कम 15 लीटर पानी मिला लीजिए इसमें, और इसमें एक तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, तो करीबन ये 30 लीटर आपका हो गया। तो 30 लीटर को आप करीबन 8 से 10 दिन 12 दिन जो है आप उसको अच्छे से फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दीजिए, और बीच में 1-2 बार उसको चला भी दीजिए अगर हो सके तो, और टाट की बोरी से उसको ढक दीजिए। उसके बाद फिर आप इसमें पर एकड़ के हिसाब से वो उसका तांबे की छड़ कितनी डाली है आपने, अगर ज्यादा बड़ी डाली है तो वो थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा, और यदि छोटी डाली है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। तो आप पर एकड़ के हिसाब से 10 लीटर आप उसको ले लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। इन्हीं का एक प्रश्न और है। ये जानना चाहते हैं कि जैविक खेती करने वाले घुलनशील रसायन स्प्रे में यूज कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं कि घुलनशील जो खाद है हम्म वो देखिए स्प्रे में अगर आप, यूज कर। हाँ मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं वो वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल शुरुआती स्टेज में कर सकते हैं, यदि आप अपने खाने के लिए कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जमीन अभी उस रूप में नहीं आई है जिस रूप में आपको बेहतर प्रोडक्शन मिल सके। तो चूंकि शुरू में एक साथ बंद नहीं कर रहा है, अगर आप बंद करेंगे तो आपको फिर, क्योंकि जमीन का जीवांश कार्बन तो कम है ना, तो जमीन का जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए आप लगातार जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, पूसा कैप्सूल ये सब चलाएंगे जब आप, तो धीरे धीरे जमीन का जीवांश कार्बन बढ़ेगा। जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो फिर आपको ऊपर से और डोजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो इसलिए तब तक जो है आप यदि उसका मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं आए, पीजीएस के थ्रू या थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन है या किसी एपीओस के थ्रू, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सेमी रहेगा, वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन जब आप अपने खाने के लिए या
किसी को मार्केटिंग करने के लिए प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसमें वो अलाउ नहीं है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर ग्रेड बेसिक है, लेकिन उसमें वो ऑर्गेनिक में अलाउ नहीं है एक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, क्योंकि जो एनपीओपी स्टैंडर्ड्स हैं या जैस है या और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी बाहरी इनपुट जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो आप शुरुआती स्टेज में आप कर सकते हैं, अगर आप आसपास कहीं बेच रहे हैं और कहीं ऑथेंटिक जगह नहीं बेच रहे हैं जहां टेस्टिंग होती हो, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। यूरिया, डीएपी, पोटास, जितने भी केमिकल्स, जिंक फर्टिलाइजर्स ये जो सॉइल में डालते हैं उनके ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं बनस्पत वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के, तो उनसे तो बेहतर है। तो उनसे बेहतर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। जैसे जैसे आपकी जमीन बढ़िया होती चली जाए और आप ऑर्गेनिक के माहिर होते चले जाए, फिर जरूरत ही नहीं है। फिर तो जमीन का जो अन्नपूर्णा है मिट्टी, तो वो अपने आप जो है खुराक पौधे को देती है, और आपको जो खेती करने में, नेचुरल खेती करने में फिर आपको पैदावार की दिक्कत भी नहीं आएगी। जी सर। हाँ, धन्यवाद। एक ये किसान है सिद्धार्थ कौरव जी, इन्होंने बहुत ही मार्मिक प्रश्न किया है, आज की ज्वलंत समस्या है, और बहुत दुखी होके मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। मसूर में ज्यादा पानी गिर गया है, क्या करें बताइए प्लीज। हाँ सर, ये एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कल से बारिश हो रही है, हमारे यूपी में भी बहुत बारिश हो रही है। मैं कल से बहुत दुखी हूँ अंतर्मन से, क्योंकि मैं बहुत सारे फार्मर से बात हुई, तो जिनके यहाँ पानी की निकास की व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पानी भरा हुआ है, मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था, तो किसान इतनी मेहनत करता है, फसल को पालता है बच्चे की तरह, और फिर जब ये कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ईश्वर जो है इस तरह का बर्ताव करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो मैं उसके लिए सर का जो है क्षमा प्रार्थी हूँ, और ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि वो थोड़ा सा दया करे हम सब लोगों पे। तो इसके लिए सर यही है कि सल्फर का आप इस्तेमाल करें और पानी को निकास की व्यवस्था बनाएं। तो सल्फर जो है काफी हद तक आपकी फसल को रिकवर करेगा, क्योंकि मसूर में तो विल्ट की प्रॉब्लम भी बहुत आती है। तो यदि बहुत मतलब नाजुक फसल है, चना, मटर, मसूर, ये सब जो है, तो इनके लिए सल्फर ही एक रास्ता बचता है। आप सल्फर का इस्तेमाल करें और पानी को निकास की व्यवस्था करें, साइड में गड्ढा बना करके आप उसको, जो पानी है उसको कोशिश करें कि बाहर निकल जाए। और सल्फर का इस्तेमाल स्प्रे में भी कर सकते हैं आप बाद में। जी, इनका जो दूसरा प्रश्न था उसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। चना मसूर में ज्यादा पानी हो जाने से पीली क्यों होती है? पीली इसलिए होती है कौन क्योंकि से ये तत्व की कमी आ जाती है? ये ओवर मॉइस्चर की वजह से होती है सर। जो हम्म, पीलापन आया है वो अधिक हम्म, नमी की वजह से आया, तत्वों की कमी नहीं होती है। क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती है जो कम पानी चाहने वाली होती हैं। अब मान लीजिए हमें भूख 2 रोटी की है और हमको 4-6 रोटी खा ले हम जबरदस्ती, तो क्या होगा? तो हमारे कब्ज हो जाएगी, फिर वही कंडीशन वहां हो गई। वो पौधा शो करता है पीलेपन के रूप में कि भाई मुझे एक्सेस पानी मिल गया है, इसको निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और तभी वो विल्ट आता है। उसके बाद फिर उसका जब पानी पीलापन आ जाता है तो उसमें फिर जड़ों में गलन आने लगती है, क्योंकि ओवर मॉइस्चर होने की वजह से रूट्स जो है, जड़ जो है आपकी, वो इतना झेल नहीं पाती हैं उस नमी को, और फिर गलन आ जाती है। और गलन आने के बाद में फिर उसमें विल्ट की प्रॉब्लम, और कभी कभी जो है फिर वहां पे बहुत छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े भी मिल जाते हैं, जहाँ गलन होती है वो आता है उसको खाने के लिए। तो इसलिए तत्वों की कमी नहीं होती है, बस ओवर मॉइस्चर की वजह से वो दिक्कत होती है। जी। ये विमल रानीपा हैं, ये जानना चाहते हैं एनपीके लिक्विड क्या ऑर्गेनिक है? आपने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया, इनको मिल चुका है। ठीक। अगले हैं विजय कुमार वर्मा, सर से बात करने का ऑप्शन खोला जाए। बिल्कुल ऑप्शन खुला हुआ है, आप अपना हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट भी प्रश्न कर सकते हैं। सर, अब जो है विमल रानीपा जो है ये वापस से पूछ रहे हैं कि सरसों में पानी कैसे दें? सरसों में पानी कैसे दें? कैसे दें? हम्म, सरसों में देखिए, शुरू में जब नमी होती है तभी हम बिजाई करते हैं। उसके बाद 35 से 40 दिन पे पहला पानी, हल्का पानी दिया जाता है। और अगर बाद में पानी देने की जरूरत पड़ती है, मिट्टी आपकी ऐसी है जो हल्की है, या वो पानी मांग रही है, नमी मांग रही है अपने ग्रोथ के लिए, तो आप उसमें स्प्रिंकलर के द्वारा पानी दे सकते हैं, फवारा सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं, रेन गन के थ्रू दे सकते हैं, या
ड्रिप से तो नहीं दे सकते। स्प्रिंकलर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इरिगेशन इन मस्टर्ड। या अगर हल्की पानी के निकास की व्यवस्था है और आपने मेंड पे लगाई है, या ऐसा जमीन है कि जो हल्के पानी को से नुकसान नहीं होने का है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका खेत लेवल है, तो आप हल्का सिंचाई कर सकते हैं। मतलब आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक क्यारी में अगर पानी जा रहा है तो वो अगर पूरा पहुंच गया है वहां तक, तो आप उसको तुरंत बंद करेंगे। ऐसे नहीं कि पानी चला दिया और फिर सुबह को आके देख रहे हैं कि पानी उसमें पूरा प्रॉपर भर गया है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि हो जाए, वो डिपेंड करता है आपकी सॉइल की कंडीशन के ऊपर। अगर रेतीली जमीन है तो लीकेज कर जाएगा, लीकेज नीचे लीचिंग कर जाएगा, और यदि हार्ड जमीन है तो पानी भरा रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो वो आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी धन्यवाद। ये संजय दुबे रीवा से हैं, ये बोल रहे हैं कि बलराम वेबिनार ग्रुप में मैंने फोटो डाला है, अलसी और सरसों में क्या डाल सकता हूं जिससे उपज अच्छी हो। तो निश्चित रूप से हम बलराम संदेश में आपकी फसल का फोटो देख के आपको रिप्लाई करेंगे और जो भी बेहतर होगा उसका सुझाव देंगे। बिल्कुल सर। कबीर कौरव ये जानना चाहते हैं, जैविक चने में के खेत में कुछ पौधे पीले व सूख रहे हैं। चने के खेत में पीले और सूख रहे हैं, जड़ आप देखेंगे तो अगर जड़ में गलन है तो विल्ट की प्रॉब्लम होती है, और वो ओवर मॉइस्चर की वजह से ही आती है। कभी कभी ज्यादा सूखे की वजह से भी आ जाती है, लेकिन ओवर मॉइस्चर इसका एक मतलब रेस्पॉन्स होता है। तो उसमें अगर विल्ट है तो आप उसको ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, या सूडोमोनास के साथ में दही आप हल्दी के साथ में ले सकते हैं। सूडोमोनास ले लीजिए आप 100 ml पर टंकी के हिसाब से, और उसमें थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और हल्दी ले लीजिए 50 ग्राम, और दही ले लीजिए आधा लीटर देसी गाय की। तो इन तीनों चीजों को मिला के आप उसका ड्रेंचिंग करें, छान के उसको, और ड्रेंचिंग करके काफी हद तक, और पानी यदि भरा हुआ है तो निकास की व्यवस्था कर ले, नमी कम कर लें बस, तो ये रुक सकता है। बाकी ये विल्ट की अगर कहीं ऐसी समस्या आती है बाद में पानी की वजह से, तो आपको पहले से ही सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए और सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं। दूसरा, फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। जितने भी विल्ट की प्रॉब्लम्स किसी भी आती है तो खेत आपको बदलना बहुत जरूरी है। खेत आप नहीं बदलेंगे तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि विल्ट के जो ऊई स्पोर हैं, जो फंगस के ऊई स्पोर हैं, वो रेगुलर आपकी खेत में रह जाते हैं। उनको खत्म करने के लिए ट्राइकोडर्मा अच्छी क्वालिटी का, सूडोमोनास अच्छी क्वालिटी का, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, या गौमूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो वो भी काफी हद तक आपका कंट्रोल करता है। जी धन्यवाद। विजय कुमार वर्मा जी ने अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया है। वो लिख रहे हैं कि हमने नैनो यूरिया का प्रयोग करवाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। धन्यवाद विजय कुमार वर्मा जी। जी, और बहुत बहुत आपने अपने धन्यवाद। अनुभव बताया, सारे ग्रुप को समझ पता चलेगा तो बहुत बढ़िया। वो भी इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर। 3 हैंड रेज हैं सर, बसंत वर्मा जी, सुदर्शन जी और डॉक्टर साहब का भी है। अब ये 3-4 प्रश्न और बचे हैं, हाँ जी, हाँ यदि जी, हाँ जी। आप कहें तो ले लें, नहीं तो पहले ले लीजिए सर, ले लीजिए सर, ले लीजिए, कोई बात नहीं हाँ जी सर। हैंड रेस को कर देते हैं। कौन कर- देख रहा है? हाँ, बसंत वर्मा जी आप अपना सवाल पूछिए। हलवा से नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा को थोड़ी ये जानकारी थी, जैसे अग्निहोत्र भस्म अपन यूज जी। करते हैं, तो उसकी जगह पे गांव में क्या है, वो तो मिल ही जाती है, पर लकड़ी और कंडे की जो राख होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी और कंडे की जो राख है ना, वो उसका अभी कुछ ऐसा केस स्टडी आई नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज होती है, क्योंकि इसके ऊपर तो रिसर्च काफी हुई है। तो जी आप हल्की मात्रा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी करते भी हैं। आप देखना होगा कुकर बिटिसी में जब रेड वो आता है, पंपकिन बिटिल आता है, तो हम लोग करते हैं उसका इस्तेमाल, और नर्सरी में भी करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो कर सकते हैं कुछ मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, तो हल्की मात्रा में कर सकते हैं वो। अच्छा, दूसरा सर ये जैसे अभी अब चने फूल पे चल रहे हैं, तो अपन का इसमें सडरस का उपयोग करें तो बोरान वगैरह की पूर्ति हो जाएगी क्या? समरस मल्टीप्लेक्स, सडरस। सटरस, हाँ बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सटरस जी। का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय पे, उसकी बढ़ जाएगी फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो है, और जो थोड़ा बहुत पीलापन है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो रेडीमेड फूड है। और रेडीमेड फूड उस समय आप देंगे पौधे को, तो वो अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जो उसकी मेटाबॉलिक जो क्रिया है, अंदरूनी क्रिया है, उसमें उनको यूज कर लेता है,
और उसको फिर सीधा सीधा उसका बेनिफिट मिलता है फ्लोरिंग फ्लोटिंग के रूप में, हमारी पैदावार के रूप में। सर इसमें पोटेशियम ह्यूमेट भी मिला सकते हैं क्या? हाँ, पोटेशियम ह्यूमेट मिला सकते हैं। उसकी डोज आप देख लीजिएगा कितने परसेंट वाला है, उसी हिसाब से आप शायद 25 से 50 ग्राम स्प्रे में इस्तेमाल होता है। अगर आप 80-90% वाला लेते हैं तो वो भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी नेक्स्ट, ये मिस्टर पंकज पटेल हैं, सुदर्शन, ये जानना चाहते हैं कि गेहूं के साथ बरसीम, हाँ ये तो इन्होंने आपने हो हो गया हो गया। गया। अब 2 हैंड रेज हैं सर, हाँ डॉक्टर साहब ले का लें। है, तो जोशी सर का और सुदर्शन सर का है, सुदर्शन जी का है शायद, सुदर्शन पाटीदार जी, तो इनको ले लीजिए। अनम्यूट करें इनको। हाँ एक मिनट। हाँ जी, हेलो। जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, मैं डॉक्टर आर जी हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका अनम्यूट हो गया। बात आपसे शेयर म्यूट हो करना गया। चाहता था। जी मैंने सुना, आरंभ से बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद वक्ता और आयोजक दोनों को। जी धन्यवाद सर। आपकी आवाज चलेगी सर। में ये जो लॉजिंग हुआ है वीट में, जी इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करना है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जी अच्छा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये मैं एक ऐड कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे क्योंकि मुझे नहीं थोड़ा नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, आपका अनुभव है, बिल्कुल आप अपनी बात को ऐड करिए। हाँ, हम लोग कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स जब कंडक्ट करते थे तो जिन ट्रायल्स में टोटल लॉजिंग हो जाती थी, तो हम जी भी और वैज्ञानिक आरंभ में, ये बात है सन 88, 89, 90 की, उसमें कुछ फर्टिलाइजर ऐड कर देते थे। उसका रिजल्ट ये होता था कि वो नहीं उठती थी, और जिसको हम कोई इंटरवेंशन नहीं करें, क्रॉप का फिजियोलॉजी वर्क करती है, वो वेदर को देखती रहती है, सेंसिटिव, उसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो देखता है कि वेदर कब नॉर्मल हुआ और वो उठना शुरू कर देती है। अगर हम ठीक है उसमें कोई फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो एसिमिलेशन में उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और क्रॉप का एलिवेशन में दिक्कत आती सर। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही। बल्कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तो इस टाइम और उल्टा घातक असर है और करता है। उल्टा रिजल्ट करेगा। नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन करने से उसकी जो रिजिडिटी है वो कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वो स्टेम सीधा नहीं हो पाएगा। जी, तो इस टाइम के समय में वो यूरिया से संबंधित कोई भी खाद ऐसी अभी कोई ना तुरंत लिक्विड इस्तेमाल ना हो। फर्टिलाइजर, ना कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है, सिंपली उसे ऐसे छोड़ देना है। ठीक है सर, करेक्ट Thank करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद बनाए रखें सर। थैंक यू। जी शुक्रिया सर। ये प्रमोद पाटीदार जी हैं, ये जानना चाहते हैं सागरिका को 19-19-19 के साथ मिलाकर दिया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एक सुदर्शन जी हैं, इनको भी ले लीजिए, हाँ। बस लास्ट में शायद ये। दर्शन पाटीदार जी, आपका माइक ऑन है, आप प्लीज आपका सवाल रखिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे गेहूं करीब 55 दिन के हो चुके हैं और उसमें नीचे के पत्ते पीले पड़ने की समस्या आ रही है, जबकि मैं शुरू जो डोज पानी का जो दिया था उसमें यूरिया भी दे चुका हूँ और नैनो यूरिया भी स्प्रे कर चुका हूँ। अच्छा, ये दो नमी चीज नमी कैसी कंफर्म है? करिए नमी कैसी है? सुदर्शन जी, दो चीज कंफर्म करिए, आप हेलो। किस क्षेत्र से हैं, आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है? हाँ ये बताइए। मेरे यहाँ भारी मिट्टी है सर और मैं इंदौर जिले से हूँ। इंदौर से हैं, काली अच्छा, मिट्टी है आपकी। हम्म और आपने काली इसके मिट्टी है पहले क्या सर। फसल ली थी? इसके पहले क्या फसल ली थी और उसका अवशेष, मतलब आपने कंबाइन से कटवाया है क्या? इसके नहीं सर, पहले, मैंने ये मजदूर से कटवाई थी। इसके पहले जो फसल ली थी हाँ, आपने? सोयाबीन ली थी इसके पहले। अच्छा, ठीक सोयाबीन ली थी सर मैंने तो वो ठीक बारिश है। में। तो मतलब वो जमीन के काफी पास से कटी है, उसमें कम पार्ट ही है जो जमीन में मिला है ना? हम्म। जी सर। ओके, दीजिए जवाब डॉक्टर साहब, दीजिए, कोई बात हाँ सर, नहीं। प्लीज सर। नहीं दीजिए, आप दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ सर। आपने अभी तक क्या क्या खाद दिया हुआ है आपकी फसल में? सर मैंने उसमें जो बोने के समय डीएपी दिया था, उसके बाद में फिर ऊपर से पोटाश उड़वाया था और जी, इसमें बायोवीटा स्प्रे किया हुआ है मैंने। हम्म,
ये किए हुए हैं मैंने। वो नैनो, देखिए, उसके साथ में नैनो भी दिया था मैंने। अच्छा, ओवर ये मॉइस्चर की वजह नैनो से ही है हमको। नैनो यूरिया आपने कब दिया हुआ है? हाँ सर, ये जो पानी गिरा उसके मतलब आज से करीब 6 दिन पहले। तो मेरे ख्याल से देखिए, दो चीजें हैं। आपने 6 दिनों पहले नैनो यूरिया दिया हुआ है तो उसका भी प्रभाव होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा कंबाइन से कटवा दो तो ये चांसेस थे कि नाइट्रोजन साइकिल चलती है जिसमें फसल के जो पुराने अवशेष होते हैं ना वो थोड़े ठूंठ बचे रह जाते हैं कंबाइन से कटने पे, तो वो सड़ने के लिए खेत से नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। हालांकि आपने जो बताया उसमें आपने डीएपी के साथ में 1846 आती है, तो नाइट्रोजन बहुत थोड़ा पार्ट में था स्टार्टिंग में, जो काफी था शुरुआती फसल के लिए। नैनो यूरिया का जो प्रयोग आपने किया वो 6 दिन पहले किया है, जिसका तुरंत प्रभाव आना था, लेकिन अभी बारिश भी है। तो बारिश का जो पानी होता है वो अपने साथ में बहुत ज्यादा सारे पोषण लेके आता है, कि सिर्फ पानी नहीं होता है, इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स, आपके जो न्यूट्रिशन है ये भी काफी आते हैं। मेरे ख्याल से इस हफ्ते आपको इंतजार करना चाहिए कि आपकी फसल में कलर कुछ रंगत अलग दिखाई देगी, उसके बाद आप नैनो यूरिया या यूरिया के टॉप ड्रेसिंग का कीजिएगा प्रभाव दोबारा से। इसके हाँ साथ में आप सर। साबुत का या ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिला सकते हैं। अगर फ्लावरिंग टाइम पे ऐसा कुछ है तो आप 18-18 को करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। इफ्को का 18-18 जो है वो, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश के अलावा 6% सल्फर भी है, जो ठंडक से भी बचाएगा और ऐसे पोषण से भी आपको अतिरिक्त बढ़त दे देगा। जी सर। कुछ समय ऐसे रहने दीजिए उसको, ठीक हो जाएगा। अगर सबसे बेहतर जो चीज है वो है गौमूत्र, अगर मिल जाए ना तो पानी के साथ में अगले जो पानी आप दीजिएगा तो 50 लीटर के करीब पर एकड़ में भी आप दे सकते हैं पानी के साथ। वो भी ठीक है। तो बहुत जमीन में काफी सारा कुछ नाइट्रोजन का बैलेंस, एंजाइमिक एक्टिविटी, ठंड से बचाना और हर तरह की कई बार जैसे पिछले साल क्या था, जड़ माहू आया था गेहूं में, पहली बार आया था काफी सारी जगह पे, जिसने रस चूसा तो पौधे की जो निचले भाग थे वो भी पीले पड़े थे। इस साल ये मुझे कहीं कहीं नहीं दिखाई दिया वैसे। जी सर। अब सर ये उसमें सर ये है कि ऊपर जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल एकदम हरी, एकदम ग्रीन है, बस नीचे नीचे ही की पत्तियां करीब 3-4 इंच से वहीं से पीली है, बस जी, यही था। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश के जो लक्षण होते हैं ना वो जमीन में निचले पत्तों पे ही आते हैं। नाइट्रोजन में क्या होता है, वी आकार में, वी जो होता है ना अंग्रेजी का वी, उस जी आकार सर। में पीले होते हुए पत्ते बढ़ते हैं। फास्फोरस में क्या होता है, वो भूरे कलर के, बैगनी कलर के से बढ़ते हैं। और पोटाश की कमी में क्या होता है, वो किनारे जो है निचले पत्ते में ही किनारे जो है लाल रंग के होते हुए जलते हैं। ये 3 मुख्य अंतर हैं जिसमें आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का अंतर पा सकते हैं। तीनों ही नीचे ही पाए जाते हैं जमीन में, पत्तों के निचले भाग में, निचले मतलब पौधे के निचले भाग में। तो आप एक बार और दोबारा से देखिएगा, और बारिश के पानी के बाद जब ये थोड़ी सी धूप आए फिर ही आप स्प्रे कीजिएगा, नहीं तो आपका कोई भी जो प्रभाव होगा वो धुल जाएगा पूरा से। जी सर, धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा ये। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अच्छा, ये अगले, ये आखिरी 2 प्रश्न हैं, मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। ये सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी चने की जो फसल है वो 50 दिन की है, हो गई है, और 5 से 6 फूल प्रति पौधा दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय उसमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए? और सुशील पाटीदार जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी चना मसूर की 60 दिन की फसल हो गई है, एक पानी और कुछ पानी भी अभी बारिश का हो गया है, तो नमी तो काफी अधिक है इस समय, बढ़वार अधिक है, फूल कम है, किस प्रकार पोषण किया जाए? हाँ, तो एक तो जल निकास की व्यवस्था करें सर, और नमी थोड़ी सा कम हो जाए तो इस समय जो है 05234 और बोरोन का स्प्रे हो सकता है। बस ये 2 चीज काफी है। बाकी फंगस का देख लें कुछ क्या है, अगर फंगस या कुछ इंसेक्ट है तो उसका भी साथ में मिला सकते हैं, नहीं तो 05234 और बोरोन का आप स्प्रे करिए, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको और फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ जाएगी। और नमी कम करने के लिए पानी का निकास की व्यवस्था जरूर करें। अच्छा सर, एक प्रश्न और है, ये विजय कुमार वर्मा जी जानना चाहते हैं, इन्होंने बैंगन की खेती की है और कीटों की समस्या से बहुत परेशान है, क्या निवारण हो सकता आपकी है? आवाज। हेलो, हाँ, ये विजय कुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने बैंगन की खेती की है और कीड़ों की समस्या से बहुत परेशान है,
क्या निवारण बैंगन किया जा सकता है? बैंगन में एक तो स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर आता है ज्यादातर, और सकिंग पेस्ट आते हैं। तो सकिंग पेस्ट के लिए तो वो येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप लगाएं, और जो फ्रूट बोरर है उसके लिए लाइट ट्रैप सबसे बेस्ट काम करता है। साइड में ट्रैप क्रॉप लगाएं, सूरजमुखी और गेंदा लगा सकते हैं, और साथ में रेगुलर 8वें 10वें दिन जो है आप बवेरिया बेसियाना या मेटाराइजम के साथ में नीम ऑयल का स्प्रे करें रेगुलर। और जो लाइट ट्रैप है, प्रकाश प्रपंच जो है, वो बहुत अच्छा लाभ करता है। और फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हैं। इसके स्पेशली जो है आते हैं फेरोमोन ट्रैप्स, वो आप बाजार से ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, पीसीआई है और दूसरी कंपनी है, तो उनका आप इस्तेमाल करेंगे। और बाकी अब स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी भी आ गई है, तो वो भी आप एक बार सर्च कर लें। जी 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 सर, जो आपने बताया मैं काफी दिनों से ये सब यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा कंट्रोलिंग भी किया हूँ जी। अच्छा, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? सर। मैं लास्ट में कंट्रोल कर पाया, फिर अपनी विधि खोजा और उसके किया जो है। हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव रहने वाला कीट है, इसको आसानी से नहीं होता। इसके इसलिए जो है कुछ डॉक्टर साहब शुभम जी बता दीजिए कौन सी वैरायटी, कुछ अगर आपको याद है तो। एक दो वैरायटी भी आई मैं सर है। मैं देसी का प्रचार करता हूँ, बीटी बैगन अच्छा, हो तो देसी का कर रहे हैं। हाँ, मैं तो विरोध देसी में आप ये देसी तरीके कीजिए, काफी हद तक जिसकी कवर आप अप हो बात जाएगा। कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, बीटी वैगन इंडिया में लॉन्च नहीं हो सका। डॉक्टर मथुरा राय आईआईबीआर के जो हैं डायरेक्टर थे पहले, जिन्होंने कोशिश की थी पहले यहाँ पे लॉन्च करने की, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा अप्रूव नहीं हुआ और वो लॉन्च नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा, संस्थान के द्वारा भी जो है सेंटर से वैरायटी रिलीज की गई है, जिसमें पूसा, समर, प्रोलिफिक लॉन्ग और राउंड भी। ये मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो पतले लंबे वाले जो बैगन होते हैं ना, इनमें जो ये रेजिस्टेंसी पाई जाती है कि ये फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट रहते हैं। इस कीड़े का नाम वैसे तो ल्यूसिडस ऑर्बेनेलिस है, जिसके लिए सर ने बताया था फल मक्खी वाले फेरोमोन ट्रैप। तो ये आपको काफी सारे जो है फेरोमोन ट्रैप आते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान देना है, आप जो फेरोमोन ट्रैप ले रहे हैं वो ल्यूसिनेडस ऑर्बेनेलिस करता हूँ यूज करता हूँ। हाँ, लेकिन और ढलाई बॉक्स भी यूज करता हूँ, बॉक्स भी हैं, वो भी हैं। अब इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज आई है। ये जो कीड़ा है, ये इसका क्या होता है, इल्लियां खाती हैं। फ्लावर जब आता है ना, तो बैगन में दो तरह के फूल आते हैं। एक तो वो फूल होते हैं जो फल में बदलते हैं, एक जो होते हैं वो छोटे छोटे होकर खिल के बंद हो जाते हैं, सूडो फ्लावर कहलाते हैं। तो जो फूल फल में बन रहे होते हैं, हर टाइम के करीब में फल मक्खी आके अंडा दे देती है, और फूल फल बनने की प्रोसेस में ही वो हो जाता है। कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि फल स्वस्थ है, लेकिन अंदर उसमें कीड़े निकलते हैं। तो ऊपर से इंसेक्टिसाइड छिड़कने का कोई खास अहम योगदान नहीं हो पाता है वहां पे। आपको न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो आपके लिए, हमारे सबकी खेतीहर किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एनपीवी नाम से ये आता है, एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। इस वायरस का काम यह है कि ये सिर्फ इल्लियों के ऊपर काम करता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ इल्लियों के ऊपर काम करेगा ये। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कीड़ों को इल्लियों कहते हैं, उस पर ही काम करेगा। इस वायरस की जो डोज है 250 ml के करीब है पर एकड़ की। इसको स्प्रे में कर देते हैं, और इसके बाद से जैसे अभी हम जूझ रहे हैं सारे कोविड में एक से एक वायरस से, ऐसे ही ये वायरस जिस भी कीड़े के साथ, जिस भी इल्ली के साथ टच होगा उसको मार देगा। तो फिर अगर ये आपके पास खत्म भी हो जाता ना, तो खेत में मरी हुई जो ऐसी एनपीवी से मरी हुई इल्लियां, इसको भी आप पकड़ के पीस के और फिर से पानी में मिला के छिड़केंगे, तो भी जो बची हुई हैं वो भी मरती। अच्छा अच्छा सर। और सबसे और अच्छी सर चीज लिटिल लीफ की प्रॉब्लम, जी, लिटिल लीफ की प्रॉब्लम जो बैगन में आती है, तो सर लाइलाज में इससे परेशान। लिटिल लीफ जो है वो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से होता है, बहुत छोटे छोटे गुच्छों में हो जाते हैं। उसको तो मतलब लाइलाज ही है, और उसको उखाड़ देना शुरुआती अवस्था में ही ज्यादा अच्छा है। जलाइए या दूर हटा दीजिए, और रस चूसने वाले कीड़े हैं उसके सबके उपचार रखिए। अभी बहुत सर आप सारी लोगों की मीटिंग में पहली बार, हाँ जी सर, आपका पहली बार स्वागत है। प्रतिभाग किया। हाँ। और मैं 98 से सब्जियों की खेती करता हूं और पैसे से गवर्नमेंट लेक्चरर भी हूं। अच्छा सर, धन्यवाद। और कहाँ से किसानों का बहुत बड़ा यूनियन, मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूं सर, बाराबंकी में पोस्टेड हूं। ये जो लोग सागरिका बहुत चर्चा कर रहे थे, मैं सर काफी यूज करता हूँ। प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया है। और
मल्टीप्लेक्स का एक मिंचू नाम से प्रोडक्ट है, ये दोनों ही बहुत बढ़िया है। डाइपेल जो है मेरे ख्याल से यही बीटी है, आई थिंक, जो मैं जानता हूँ। सुमिटोमो का डाइपेल नाम से प्रोडक्ट है और मल्टीप्लेक्स का मिंचू नाम से एक प्रोडक्ट है। ये दोनों जो है ऐसी तरह की इल्लियों के लिए बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक में यूज होते हैं। इसी के साथ मैंने कंसार्टिया भी सर यूज किया, इप्को का है, बहुत अच्छा है। कंसोर्टिया सर एनपीके का बैक्टीरिया है जो हाँ, नाइट्रोजन फास्फोरस और मैं पोटाश जहर को विधि से अगुलोफास नस्ब करता हूँ। शिव सर, ओवर टू यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मुझे सुनने के लिए, और इतने ध्यान से सुना आप लोगों ने, इतने सारे सवाल थे। तो मुझे लगता है कि मेरा वक्तव्य जो है सबको कुछ मार्गदर्शन करेगा। तो आज का जो मेरा समय है वो सफल हो गया। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। और सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। सर एक हम लोगों की बहुत बड़ी टीम है लखनऊ में, इस पे काम हम लोग कर रहे हैं। कभी हम लोगों को बताइए तो हम लोग भी करवा ले जाएंगे इसको बहुत अच्छे से। और मेरा खुद का अनुभव है और जिला कृषि अधिकारी भी मेरे साथ में है। अच्छा जी, आप लोग अपना वो बनाइए, उसमें फायरमैन टेप का बड़ा योगदान है सर, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया उस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप नंबर ड्रॉप कर दीजिए मेल आईडी पर, और हम संपर्क करेंगे सर आपसे निश्चित रूप से। मेल आईडी सर कहाँ, इसमें शो नहीं हो रही, मैं चैट पे शो कर दूं अपना नंबर सर? हाँ चैट पे शो कर कर दीजिए दो। सर, कर दीजिए सर, चैट में मैं लिख रहा हूँ तुरंत सर। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, लिख लेंगे सर। 9616 9616 14 हाँ जी, 7371। शुभ नाम आपका? विजय कुमार वर्मा। ठीक है, लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज बाराबंकी। बाराबंकी से बताया ना आपने? हाँ सर, बाराबंकी पोस्टेड हूँ मैं, मेरा मूल डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर है सर। ठीक है सर। बहुत सारी प्रॉब्लम लोग लेकर आए थे, इसका सलूशन बहुत अच्छे से हम लोगों ने निकाला है। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही हम अपनी जो आज की चर्चा है इसको विराम देने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में मैं अपने बीच आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर दिव्येन प्यासी सर, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सागर से अलसी परियोजना पे कार्यरत साइंटिस्ट डॉक्टर दिव्येन प्यासी सर। धन्यवाद सभी का। निश्चित रूप से रबी फसलों के पोषण प्रबंधन पे बहुत ही सार्थक चर्चा, और चर्चा के माध्यम से आदरणीय शिव कुमार सिंह जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से उन आदानों को विस्तृत रूप से बताया, किसानों के साथ अपने अनुभव को साझा किया, जिनके माध्यम से कम लागत में जो है बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। या कि वैरायटी का जो भी प्रजाति हमने लगाई है उसका जो पोटेंशियल यील्ड है, जो अधिकतम उत्पादन है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। फसलों में उर्वरकों का प्रबंधन, और साथ ही साथ यह उर्वरकों का प्रबंधन एक कला है। ज्यादा उर्वरकों का निरंतर प्रयोग निश्चित रूप से हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित कर रहा है, और आने वाले वर्षों में जो है हमारी मिट्टी को ये इस हद तक प्रभावित कर देगा कि इससे फसल का ले पाना और उसकी उपज का ले पाना अपने आप में जो है एक मुश्किल होगा। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि हम समेकित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से उतने ही खाद का इस्तेमाल करें, उतना ही पोषण प्रबंधन का इस्तेमाल करें, जिसमें सभी प्रकार के तत्वों की पूर्ति, जो आज बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो पहले किसान उपयोग में नहीं लाते थे, लेकिन आज उनकी, जैसे मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, इन सब पोषक तत्वों की महत्ता जो है दिन प्रतिदिन जो है फसल में बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे जिंक और नाइट्रोजन की भी कमी बहुत सारी जमीन पे देखी गई है। तो इन सभी फसलों में कैसे पोषण का प्रबंधन किया जाए, बहुत ही बेहतर तरीके से आदरणीय शिव कुमार जी ने किसानों के साथ अपने अनुभव को साझा किए। मैं टीम बलराम को, साथ ही साथ इस जितने भी किसान आज हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी लिए, सभी को जो है
हार्दिक जो है बधाई देता हूं उनके इस ज्ञान अर्जन के लिए। साथ ही साथ विशेषज्ञ के रूप में हमारे पास डॉक्टर आरपी जोशी साहब, डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी साहब और टीम बलराम को मैं इस कार्यक्रम की जो है बधाई एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिनके सतत प्रयासों से आज जो है यह हमारा वेबिनार सफलतम रूप से संपन्न हुआ। मैं सभी को जो है सादर धन्यवाद करते हुए आज की इस वेबिनार को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। जय बलराम। सभी का आभार। जय बलराम। सभी का आभार।